बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है फ्राइडे के आखिरी 1.5 घंटे के ट्रेडिंग सेशन को बढ़िया से मैप करने की, कमाई का अड्डा की बात। और यह है बाजार का इस समय का मूड। उस पर आता हूं। स्क्रीन पे नीचे ध्यान रखिएगा, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स फ्लैश होते हुए। निफ्टी का नंबर अवेटेड था, इसकी बाद में डिकोडिंग कर लेंगे नंबर्स की, लेकिन मूड खासा बिगड़ा हुआ। निफ्टी इस समय 1% दबाव के साथ आपको आपकी स्क्रीन पे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पहले दोपहर की टॉप हेडलाइंस, फिर सारे डेवलपमेंट्स पे बातचीत। जियोपॉलिटिकल तनाव और रुपए की कमजोरी ने बाजार के सेंटिमेंट्स तोड़े। निफ्टी में 25,000 टूटने का रिस्क बढ़ा। रिलायंस, लार्सन & टूब्रो, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी ऊपरी स्तरों से करीब 800 पॉइंट फिसला। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेज बिकवाली। इंडिया विक्स 7% चढ़कर 14 के निकला पार। उधर रुपए ने भी डॉलर के मुकाबले 91.83 का रिकॉर्ड निचला स्तर छुआ। अमेरिकी शेयर बाजार के रेगुलेटर SEC गौतम और सागर अदानी को डायरेक्ट समन जारी करने पर कर रहा है विचार। ब्लूमबर्ग की खबर के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट। अदानी ग्रुप के शेयर लगभग 10% तक टूटे। रियल्टी शेयरों में फिर गहरी बिकवाली। करीब 3% फिसला रियल्टी इंडेक्स। 3 से 5% फिसले गोदरेज प्रॉपर्टीज, हडको और लोधा। साथ ही डिफेंस, कैपिटल गुड्स और PSE इंडेक्स भी कमजोर। डिजिटल पेमेंट प्रमोशन सब्सिडी स्कीम खत्म होने की खबर से पेटीएम में तेज गिरावट। शेयर करीब 8% फिसल कर वायदा के टॉप लूजर्स में हुआ शुमार। चांदी में रिकॉर्ड तेजी से सिल्वर ETFs में शानदार बाउंस बैक। SBI, निपॉन, HDFC और टाटा सिल्वर ETF 8 से 10% दौड़े। MCX पर चांदी का भाव पहली बार 3,36,000 रुपए के करीब पहुंचा। अनुमान से बेहद खराब रहे सिप्ला के तीसरी तिमाही नतीजे। कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा करीब 57% घटा। रेवेन्यू में भी उम्मीद से कम इजाफा। मार्जिन्स करीब 28% से घटकर 18% के स्तर पर आए। नतीजों के बाद शेयर करीब 3% फिसला। बाजार को JSW स्टील और श्रीराम फाइनेंस के नतीजों का इंतजार। वायदा की 8 कंपनियों के नतीजे भी आने हैं आज। और लंबे वीकेंड के दौरान आएंगे निफ्टी की 4 कंपनियां। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स और अल्ट्राटेक के नतीजे। 8% बढ़ सकता है कोटक बैंक का मुनाफा। ब्याज से कमाई में 6.5% की बढ़त संभव। एसेट क्वालिटी में भी सुधार। फ्राइडे की दोपहर फिर मामला गड़बड़ाता हुआ। सुबह लगा था चलिए ग्लोबल और अभी भी ग्लोबल समीकरण बढ़िया है। एशिया में वर्स्ट परफॉर्मिंग मार्केट आपकी स्क्रीन पे है। सारे एशियन पीयर्स लार्जली हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स 2 दिनों से अच्छी तेजी के बाद अभी भी फ्यूचर्स मजबूती के साथ इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। और भारतीय बाजार का हाल देखिए, 1% दबाव के साथ 25,050 के जोन पे इस समय भारतीय बाजार यानी कि हमारा निफ्टी कामकाज करता हुआ। सुबह वीरू ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रहे थे। उसमें था कि राइटर्स का जोन एक छोटा दायरा, एक बड़ा दायरा। लग रहा था छोटे दायरे में ही राइटर्स के जोन में सिमटे रहेंगे, और हुआ भी था। मेरे ख्याल से अब से 1-1.5 घंटे पहले तक तो उसी दायरे में सिमटे हुए थे, लेकिन अब एकदम से वो पेन पिछले 1 घंटे में एग्रोवेट होता हुआ यानी कि बढ़ता हुआ नजर आएगा। एक तो एक्सटेंडेड वीकेंड है, बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे और लौट के आएंगे तो उसी दिन मंथली एक्सपायरी NSE के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वैसे भी नर्वसनेस थी। लॉजिक था कि दायरे में ही सिमटे रहे भारतीय बाजार। लेकिन उसके बाद रुपए की कमजोरी फिर तूल पकड़ गई भाई साहब। आज भी रुपया मेरे ख्याल से 91.82, अरे बाप रे बाप, 91.9 की, ये तो किसी भी वक्त 92 की दहलीज पे क्या मूव आ रहा है रुपए में। ये रुपए की कमजोरी देखिए आपकी स्क्रीन पे, किस तरह से पिछले कुछ मिनटों में रुपए का दबाव बढ़ता ही चले जा रहा है। एक सिप्ला के नंबर्स का डिसअपॉइंटमेंट आया अभी थोड़ी देर पहले, उसने भी डिसअपॉइंट किया स्ट्रीट को, लेकिन काड़ा एक सेंटिमेंट डैम्पनर शायद ये भी है।
अदानी ग्रुप के साथ जब भी होता है कुछ तो सेंटिमेंट पे हावी होता है। वायदा बाजार में वीरू अभी मेंशन कर रहे थे, जाइए टॉप 5 लूजर्स ढूंढिए, उसमें से 4 अदानी ग्रुप एंटिटीज नजर आएंगी और मैसिव पेन 7% से लेके 10-12%, 13% के पेन के साथ अदानी ग्रुप स्टॉक्स कामकाज करते हुए, क्योंकि नीचे फ्लैश चल रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से मेरे ख्याल से 12-12:30 बजे के आसपास वो अपडेट आया था और उसके बाद वो सेंटिमेंट बिगड़ना और शुरू हो गए। यतिन से रिक्वेस्ट करी थी अपफ्रंट शो में जुड़े, उसके बाद वीरू से चलेंगे मार्केट्स की मैपिंग कराने। पहले समझ तो लें क्या क्या रीजंस हैं दबाव के, उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाएंगे। भाई साहब ये क्या हो गया, मामला क्या है अदानी ग्रुप वाला? देखिए, बाजार का सेंटिमेंट इतना खराब है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ एक बड़ी स्नोबॉल हो जाती है। इनफैक्ट जैसे कि आप बता रहे थे 5 से 10% अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट है, और गिरावट इसके लिए है क्योंकि ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबरें हमको मिल रही हैं और न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि अदानी ग्रुप को लेकर एक अपडेट आया है यूएस सेक यानी जैसे यहाँ इंडिया में सेबी है वैसे ही वहाँ जो फाइनेंशियल रेगुलेटर है वो सेक है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन। वो अब डायरेक्टली ईमेल के द्वारा सागर अदानी और गौतम अदानी को समन्स भेजने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। ये क्यों हो रहा है और ये क्यों अहम है? अभी हेग कन्वेंशन के अंदर सेक ने ऑलरेडी समन्स सर्व किए थे गौतम अदानी और जो दूसरे इनके सहयोगी हैं इंक्लूडिंग सागर अदानी, और ये जो समन्स थे वो सरकारी रूट से दिए जा रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 14 महीने का वक्त बीत गया है। 14 महीने से कोई केस पे अपडेट नहीं हुआ है, जिसके कारण अब यूएस सेक ये कोर्ट से परमिशन मांग रहा है अमेरिका में कि अब ये समन्स जो है डायरेक्टली ईमेल के द्वारा गौतम अदानी और सागर अदानी और दूसरे अदानी ग्रुप के ऑफिशियल्स को भेजा जाए। और ये जो मामला है, ये मामला जुड़ा हुआ है 3-4 साल पहले का, जब एलिगेशंस ऐसे हैं और जो इंडाइक्टमेंट जिसको बोलते हैं, इंडाइक्टमेंट ऐसा है कि सोलर प्रोजेक्ट्स के फेवरेबल टर्म्स के लिए अदानी ग्रुप ने लगभग $250 मिलियन की घूसखोरी प्रोजेक्ट मैनेजर्स को दी थी और सरकारी ऑफिशियल्स को दी थी। और ये जो अदानी ग्रीन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको रिलेटेड अमेरिका में एक फंड रेज भी हुआ था जहां इन्वेस्टर्स को एक गलत पिक्चर दिखाया गया था एलिगेशंस के मुताबिक। तो ये सारे एलिगेशंस हैं, प्रूफ कुछ भी नहीं हुआ है, समन्स भी अभी तक सर्व नहीं हुए, लेकिन ये जो मामला है अगर ये एक्सेलरेट होता है, कोई नेगेटिव आउटकम आता है, उसको लेकर शायद बाजार चिंतित है। और ये इंडाइक्टमेंट का जो मामला है पुराना है, लेकिन 14 महीने से क्योंकि समन्स नहीं पहुंच रहे हैं, यूएस रेगुलेटर ने डिसाइड किया कि अब डायरेक्ट ईमेल के जरिए समन्स भेजे जाएं और उसका जो है यूएस में केस चलाया जाए, जिसके कारण स्टॉक आज सारे आपको प्रेशर में दिखाई पड़ रहे हैं। एक के बाद एक सेंटिमेंट खराब करने वाली खबरें, और ये सब रीजंस हैं कि हम अच्छे खासे पेन के साथ इस समय कामकाज करते हुए। यतिन, थैंक यू सो मच। यतिन आगे जुड़ेंगे शो में, बहुत कुछ है जो मैप करना है, इंडिविजुअल स्टॉक्स, वीकेंड के नतीजे, तो सब बातचीत होती रहेगी। अभी के लिए जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। चलिए, थोड़ा बहुत मामला एकदम से स्टीप सॉल के बाद अब थोड़ा सा एटलीस्ट बुल्स ने टसल देने की कोशिश तो करी, अपनी जमीन को डिफेंड करने के लिए 25,000 के स्तर को डिफेंड करने के लिए आए हैं। वॉलेटिलिटी क्रीप इन हुई है, वो फ्री फॉल रुका है, थमा है, देखते हैं क्या होता है। अक्रॉस द बोर्ड पेन वापस स्क्रीन्स पर है। मिड कैप्स 1.5% के दबाव के साथ ट्रेड करते हुए। ब्रेथ जो कल के दिनों बाद सुधरी थी, 3:1 पॉजिटिव हुई थी, वही 3:1 नेगेटिव वापस हो चुकी है और लकीरें दूर होती चली जा रही हैं, यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स का पेन बढ़ रहा है, सेंटिमेंट्स बिगड़ रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन्स पे विजिबल। पहले वीरू के पास चलते हैं, अब जरा निफ्टी को मैप करा जाए। सुबह चर्चा हो रही थी, वीरू ने जो ग्रिड दिखाया था उसके बाद कहा था, तब तक की जो समीकरण थे कि एक्सटेंडेड वीकेंड खड़ा हुआ है, आप बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ देख रहे हैं कि थमा हुआ है निफ्टी, राइटर्स के जोन में गिरफ्त में है। और जो R1 और बेस 1 की बात हुई थी, या फिर वो जो पहले वीरू बात हुई थी, राइटर्स का जोन जो पास वाला है, छोटे राइटर्स, हम उसी के बीच में घूम रहे थे। स्पेन ने क्या करा, हमें वो बड़े थ्रेशोल्ड की तरफ लेके चला गया जो आपके बाद सुबह दिखा रहे थे। 25,000 के पुट राइटर्स एग्रेसिवली खड़े हुए, उसी तरफ पहुंचते हुए तो समीकरण बिगड़ तो गए हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? सेंटिमेंट्स हावी हैं, मूड बिगड़ा हुआ है, स्क्रीन खराब है, क्या करें निफ्टी 50 पे, या क्या की लेवल्स होंगे टू वॉच आउट फॉर? 25,000 की जमीन डिफेंड करना क्यों इतना इंपॉर्टेंट, जो प्रोड्यूसर्स आपने हेडलाइन में भी मेंशन कर दिया? आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए, मेरे ख्याल से 25,000 उतना महत्वपूर्ण नहीं आशीष, महत्वपूर्ण था 154, 25,154। आपको डेली चार्ट्स पे वो होल्ड करना चाहिए था, आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जरा प्लीज बेस 1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। मैंने क्लियरली कहा था कि वी हैव अ स्मॉल बेस एट 154, जिस पे टेम्परेरी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पुट राइटर्स विजिबल है 25,200 पे। और यकीन मानिए आशीष, मैं 2 बजे का 12 का कार्यक्रम कर रहा था, 12-1 बजे तक 25,200 पे जरा प्लीज आउटस्टैंडिंग वाइज दिखाइए पुट्स के, जो हमने 12 बजे देखे थे।
25,200 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी। पुट राइटर्स को एक बहुत डीप कन्विक्शन था कि 25,200 को 25,154 को हम होल्ड करेंगे। 12:30 तक के स्टैट्स ऐसे ही थे, मैंने जाते तक भी देखा था 12:30 तक। बट ये जो फॉरेक्स मार्केट में पटाख हुई अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, इन्होंने सेंटीमेंट थोड़ा खराब किया। और एक और चीज़ आशीष, एक और चीज़, लुक एट HDFC बैंक। यानी एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि FIs की सेलिंग ने आज एक बार फिर से हमारी कमर तोड़ी है। लुक एट HDFC बैंक 1% नीचे, अब ये सारे लेवल्स तोड़ के नीचे ट्रेड करता हुआ। तो ये तीन चीज़ें थी आशीष जिसने सेंटीमेंट क्रैप किया। और वो 25,154 का टूटना, 25,090 का टूटना आशीष बहुत ख़राब था। मेरे ख्याल से डेली चार्ट्स पे अब कोई लेवल नहीं है। और अगर मैं कुछ देर पे वीकली में देखूं तो मेरे को आशीष नज़र आ रहा है कि अभी ये देखिए 25,200 से पुट राइटर्स ने एग्जिट करना शुरू कर दिया। 25,100 डायरेक्टर साहब गलत पोस्ट कर दिया आपने, 25,000 की पुट रखिएगा। कन्विक्शन नहीं है आशीष अब थोड़ा सा। मेरे ख्याल से 25,154 के नीचे अगर निफ्टी सेटल रहा ना आशीष, तो पेन थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि डेली चार्ट्स पे फ्रेंकली स्पीकिंग इसके नीचे बहुत दूर तक कोई लेवल नहीं है। और हम वीकली पर मतलब लास्ट एज पे हैं, दैट्स एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोजिंग एवरेज। तो लॉन्ग का या फिर रिवर्सल का कोई कन्विक्शन नहीं आशीष। अगर आप 25,154 के नीचे हैं, 25,090 के नीचे हैं, तो अभी एज ऑफ नाउ कोई सपोर्ट नहीं है। मैं अपनी सुबह की कमेंट्री में क्लियरली कहा था, शायद टुवर्ड्स क्लोज एक फियर फैक्टर काम करेगा। वो हम जो ग्लोबल मार्केट से नदारद रहेंगे सोमवार को, उसका एक प्रेशर होगा। इट सीम्स वो प्रेशर बढ़ रहा है आशीष। और 25,090, 25,154 इन दोनों लेवल्स के नीचे आशीष ये प्रेशर बढ़ सकता है। मेरे लिहाज से आशीष 25,000 की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। 25,154 की इंपॉर्टेंस थी, आप वो ऑलरेडी वायलेट कर चुके हैं आशीष। अरे बेस 1 का थ्रेशोल्ड था, जो सुबह चर्चा भी हो रही थी, बेस 1 वो वायलेट हो गया, वो इंपॉर्टेंट था, मामला गड़बड़ा गया। 25,000 एक तो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और बिल्डअप भी था, तो खैर इसलिए मेंशन हुआ होगा। लेकिन हाँ, मूड बिगड़ गया है, स्क्रीन बिगड़ गई है। वीरू क्लैरिफाई करते हुए डिटेल स्क्रीन पे है। श्रीराम फाइनेंस के नंबर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आ रहा हूं, वो फ्लैश हो रहे थे जब हम लोग शो में एंटर कर रहे थे। एक बार श्रीराम फाइनेंस का स्टॉक दिखा दीजिएगा। कोई कंप्लेंट नहीं है इन नंबर्स से। हेडलाइन नंबर्स कहते हैं NII में 17-18% का जंप, मुनाफा 30% गिरा। पर ये दोनों नंबर्स जो आए हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। NII इन लाइन से कह लीजिए कम से कम 80 करोड़ रुपए का बीट नजर आता है एक्सपेक्टेशन से। मुनाफा भी 2440 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, तो मुनाफा तो 2530 करोड़ 2520 करोड़ रुपए के आसपास आया है, तो एक्सपेक्टेशंस पे बेहतर ही आया है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट है, चाहे ग्रॉस NPA नेट NPA सीक्वेंशियली देखते हैं, Q on Q देख लीजिए, इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और ऐसा नहीं है कि मुनाफे में प्रोवाइड फॉर भी करा है, पिछले क्वार्टर से ज्यादा प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो भी आपको नजर आएगा। तो नंबर श्रीराम फाइनेंस के डिलीवर करते हुए ऐसा समझिए। अब चलिए निफ्टी बैंक की तरफ बढ़ा जाए। अभी तो खैर मामला गड़बड़ा ही गया है, लेकिन निफ्टी बैंक आज सुबह HDFC बैंक ग्रीन में था, बाकी सब लाल में थे। HDFC बैंक वीरू ने भी दिखा दिया दबाव में। ICICI बैंक को लेकर सब कंसर्न थे, तो ICICI बैंक आज तो बहुत अच्छा कर रहा था। बल्कि अभी भी निफ्टी बैंक के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट में अगर कोई एकलौता ग्रीन में है तो ये ICICI बैंक है। पर पिछले 1 घंटे के समीकरण बिगड़ने के बाद ये कहानी नहीं है। अदरवाइज निफ्टी बैंक के साथ प्रॉब्लम वीरू ये हो गई है कि सब में भाईचारा खत्म हो गया है। कभी 3 ये वाले चलते हैं तो कभी 3 वो वाले चलते हैं, आपस में मिल के नहीं आते, इसीलिए मामला गड़बड़ा जाता है। खैर आज तो गया 1.25% के आसपास बाजार के मूड के साथ निफ्टी बैंक लदा हुआ आपको दबाव के साथ, प्रेशर के साथ कामकाज करता हूं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, वीकेंड पे दोनों इंपॉर्टेंट नंबर्स जो बचे रह गए निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स, कौन से? कोटक सैटरडे को और मंडे को एक्सिस, दोनों नंबर्स आने हैं। पर वीरू पोजीशन कैसा, ये पेन के बाद की तस्वीर क्या कहती है? आज आशीष सिर्फ ICICI बैंक अगर आप देखें तो एक आपका दूसरा विंग में बैठा हुआ है, अदरवाइज सब चीज़ कोलैप्स हो रही है फ्रैंकली स्पीकिंग, है ना। देखिए आशीष, मेरा कन्विक्शन निफ्टी को लेकर थोड़ा था कि हाँ हम 25,154 को होल्ड कर जाएंगे। निफ्टी बैंक पे 59,000 पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। प्लीज़ बेस वन स्क्रीन पे लगाइएगा। मैंने अपनी कमेंट्री में क्लियरली आशीष ये बात कही थी कि हम एक रेंज में परसिस्ट करेंगे जो कि बेस वन और RS1 के बीच में परसिस्ट करती है। बट द मोमेंट यू विल ब्रीच 819 एक डेली चार्ट्स पे क्रिटिकल लेवल था आशीष। स्विंग डाउन स्विंग टुवर्ड्स 20 वेमा और माइट बी 467 इज क्वाइट पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली विद शॉर्ट्स। ये क्लियरली मेंशन है कमेंट्री में। आशीष बैंक निफ्टी में 50 वेमा परसिस्ट करता था इसी रेंज में, वो टूट गया है। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा आशीष, क्योंकि पेन तो है स्क्रीन पे। अब निफ्टी बैंक का अगला क्रिटिकल सपोर्ट आता है
58,121 पे, जहां पे आपका 100-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस है आशीष। तो इट सेम्स ये उस तरफ जा रहा है आशीष, क्योंकि दोनों ही चार्ट्स ने, निफ्टी ने 200 डे और इसने 50 डे में तोड़ दिया है। लग रहा है जिस प्रकार की सेलिंग है HDFC में और बैंक में और तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष, कि शायद बैंक निफ्टी उस डिफरेंशियल को जो कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस में परसिस्ट करता है वो भरने की कोशिश कर रहा है। कहाँ आशीष, निफ्टी 200 डेमा के नीचे और अभी जस्ट बैंक निफ्टी ने 50 डेमा वायलेट किया है। तो ये दो एवरेजेस के बड़े अंतर को शायद मेरे ख्याल से पूरा कर रहा है आशीष। टेक्निकली अगला सपोर्ट आपका सिर्फ आता है 58,100 के आसपास, जहां पे आपका, आप ये समझिए कि 100 डेमा है। मतलब जो लेवल सपोर्ट दे सकते थे वो ऑलरेडी वायलेट हो चुके हैं आशीष। तो प्रेशर मेरे अनुमान से बढ़ना चाहिए यहां पर अभी। ओके, ये है निफ्टी बैंक का अप्रोच। ऐसा आप कुछ कह रहे थे? अच्छा, पैनल को दिखा दीजिए यार, और ऑन द शो भी दिखा देते हैं यार, वो मिस हो गया है। मिस क्या हो गया है? पहले सोचा था अपफ्रंट मार्केट्स को अप्रोच करें, क्योंकि एकदम से पेन बढ़ रहा था और काफ़ी देर से चर्चा नहीं हुई थी पिछला शो, क्योंकि नो ईयर कंपनी था, तो बंधन बैंक के मैनेजमेंट से ही चर्चा करते रह गए थे। पैनल आपकी स्क्रीन पर है, एकदम दमदार पैनल है, किसी को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है नहीं, सबको आप सालों से पहचानते हैं। इन्हीं पैनल से बढ़िया से पिक्स लेने, इस समय के बाज़ार की मैपिंग करवानी है। इसके आगे थोड़ी देर में इसी पैनल के इंट्रोडक्शन और इनकी पिक्स वगैरह के बाद ना, आज कैम्स का मैनेजमेंट जुड़ेगा, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, उनसे डिटेल में बातचीत करनी है। नंबर्स अच्छे दिखने के बावजूद कैम्स का स्टॉक सुबह से प्रेशर माउंट होता ही चले जा रहा है, तो फिर आउटलुक कैसा है, इस पे बातचीत होगी। क्या चल रहा है लेकर आएंगे। क्या चल रहा है, मैं आज पेटीएम पेन में है, और बंधन बैंक जिसके मैनेजमेंट से अभी मैंने चर्चा करी थी, उसके हेडलाइन नंबर्स तो कमजोर हैं। आज सुबह बातचीत हो रही थी, इंटरनल्स पे फोकस करिए, वो हाईलाइट है। और इस कमजोर बाजार में बंधन बैंक 5% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। क्या इंटरनल्स की कहानी है, ये क्या चल रहा है का पार्ट होगा आगे। आज सुबह जब यतिन जुड़े थे तो हिंदुस्तान जिंक की चर्चा हो रही थी, उसमें स्टॉक्स ऑफ द डे में वीरू है ना, तब यतिन ने ऐसी याद दिलाया कि 2002 में अनिल अग्रवाल साहब ने हिंदुस्तान जिंक को 5,000 करोड़ रुपए में सरकार से खरीदा था। हाँ, आज वैल्यूएशन मार्केट कैप पहुंच गया ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ पे। तो इसी बढ़िया से हिंदुस्तान जिंक की जर्नी को भी मैप करके दिखाएंगे। ये लीजिए, आज 5% ऊपर है हिंदुस्तान जिंक, 3 लाख करोड़ के करीब मार्केट कैप आगे खड़ा है। 5,000 की खरीद थी। अनिल अग्रवाल साहब का स्टेक कैलकुलेट करके बताऊंगा अभी उनकी वैल्यू कितनी हो गई इसमें, या वेदांता का स्टेक, पर गजब रहा है इनके लिए। नतीजे आने हैं कल, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के, मंडे को एक्सिस बैंक के, ये छुट्टी के अंदर ही सारे, और ट्यूसडे को एशियन पेंट्स के। इन नतीजों से क्या एक्सपेक्टेड है, इस पे बातचीत करेंगे, सब जुड़ेंगे आपके साथ। मार्केट बिग वॉइसेस में एलिक्सियर इक्विटीज के डायरेक्टर दीपन मेहता सर जुड़ेंगे। दीपन सर समझेंगे ये लोग कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस बाजार में। ये एलिक्सियर इक्विटीज की स्पेलिंग ठीक करिएगा, कैसे नेविगेट कर रहे हैं इस समय बाजार को, या क्या। और फिर उसके बाद BTST, STBT और तमाम कॉल्स वगैरह, तो एक्सपर्ट्स को फोड़ेंगे नहीं, निचोड़ लेंगे। अगर अपना हाथ उठा के कॉल नहीं देंगे तो मैं और वीरू इनके पास पहुंच के कॉल लेंगे आपके लिए। लेकिन पहले आप ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेकर आइए जरा स्क्रीन पे, क्या क्या, और कोशिश करेंगे स्टॉक इस चर्चा के दौरान जिनमें ज्यादातर स्टॉक्स पे बातचीत हो भी जाए। पीछे दिखाएंगे क्या, ये देखिए अदानी ग्रुप स्टॉक्स। नीडलेस उसे कुछ देर पहले यतिन ने चर्चा भी कर दी, और पेन में बहुत हैं। तो निफ्टी 50 के दोनों अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन में 8-8.5% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इन पे तो सेंटिमेंट्स हावी है। इटर्नल अच्छे नतीजे, पर नतीजों से पहले 5% चढ़ा था, कल नतीजों पे अच्छा खुला, उसके बाद क्या इंटरडे प्रेशर माउंट हुआ, शायद CEO साहब का जाना अखर रहा है। आज फिर 5.5% का दबाव है। सिप्ला नतीजे आए, नतीजे डिसअपॉइंटिंग है। अगर मैं लेबर कोड के प्रोविजनिंग को एडजस्ट कर लूं तो भी डिसअपॉइंटिंग है। 3% दबाव के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। प्लेट फ्लिप हुई है, अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी। अब क्या करें भाई, आप कहीं भी टटोलेंगे तो अदानी ग्रुप स्टॉक हर जगह नजर आएंगे। वायदा में जाएंगे तो निफ्टी 50 के वो थे, बाकी ये लीजिए, अदानी ग्रीन 12%, अदानी एनर्जी 9% दबाव के साथ। पेटीएम, जबकि आज सुबह की एक ब्रोकरेज रिपोर्ट तो थम्स अप दे रही थी इसको, फिर क्या हो गया, 9% दबाव के साथ पेटीएम क्यों ट्रेड कर रहा है आज, इस पर अभी थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। और इंटरग्लोब टफ क्वार्टर में
मामला तो ठीक था, पर अभी पेन खत्म नहीं हुआ है, इस तरह के इंडिकेशंस हैं। Q4 के रिजल्ट्स में भी कुछ प्रिंट नजर आएगा। स्टॉक 4-4.5% दबाव है। खैर, इन सब पे थोड़ा सेंटिमेंट भी ज्यादा हावी हो रहा है साथ साथ बाजार का, लेकिन जो डटे खड़े हुए हैं उसमें एशियन पेंट्स है 1% मजबूत, अहेड ऑफ इट्स नंबर्स कह लीजिए। आज किसी ने पिक भी दी थी एशियन पेंट सुबह। डॉक्टर रेड्डीज 0.25%, HUL 1.25%, टेक महिंद्रा 1% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। और भी हिंदुस्तान जिंक 5%, बंधन अपने नंबर्स पे 5%। हिंदुस्तान जिंक तो खैर बुलियन की तेजी, खासतौर पे चांदी की तेजी। नाल्को आज सुबह की पिक थी किसी की, 2.5% मजबूत खड़ा हुआ है। और अशोक लेलैंड पे सुबह चर्चा हो रही थी, मैप भी कर था इसकी तेजी के पीछे के रीजंस। रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के करीब 2% मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लेकिन चलिए बिना समय वेस्ट करे, पैनल को तो इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, पैनल की पिक्स ले ली जाए। कोई स्टिंग हो तो प्ले आउट करिएगा। बर्थडे बॉय कहाँ है? ओहो, पार्टी के अकेले निकलनी है भाई साहब। कोई नहीं, गावा सर कोई बात नहीं, जो स्पॉन्सर कर रहा है उससे लेते हैं। हाँ, अपने लिए तो सब कुछ गावा सर है। भाईती साहब की बर्थडे, भाईती साहब पहुंचे ना पहुंचे, अपनी सेटिंग फिट है। गावा सर वो तो बहाना है, वो तो एक बहाना है। हाँ, भाईती साहब का बर्थडे तो बहाना है। और इस चक्कर में क्या होगा, गावा सर के वहां से निकल के आएंगे तो भाईती साहब को पटा लेंगे अगले दिन की बर्थडे पार्टी के लिए। गावा सर, प्रेफर्ड पिक कौन सी है? गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। वापस एक फर्स्ट टाइम बोला है। स्टॉक का नाम है NMDC, शॉर्ट है? बिल्कुल शॉर्ट। अब भी गिरा, क्या वॉल्यूम से गिरा हुआ, टूटा हुआ है। अब क्रिट कर 76.25 पर, 78 का स्टॉप लगाए, करीब ₹2.25 का स्टॉप है। मुझे लगता है 74 तक आएगा, और भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं 72 तक भी, लेकिन है वीक NMDC। ओके, NMDC आज थोड़ा सा वीक पड़ता हुआ 76-27 पे आपकी एक सेल कॉल है। ये डे लो पर आके ट्रेड करता हुआ। और पिछले कुछ समय में थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे इन स्टॉक्स में भी इम्पैक्ट आ रहा है। खैर, पूरे बाजार के साथ यहाँ पर भी आएगा। मैं देख रहा था कुछ देर पहले, OI बहुत स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है शॉर्ट साइड में यहाँ पे। मानस, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में एक सेल ट्रेड लेना है। फाइनली स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 525 पे था उसको ब्रेक किया है, तो यहाँ पर वीकनेस और देखने को मिल सकती है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 526 के रहेंगे और टारगेट 500 रुपए के रहेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के फ्यूचर में। चाहें तो 520 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं नेक्स्ट मंथ का, इस मंथ का नहीं, नेक्स्ट मंथ का ले सकते हैं। 33-34 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लें, 50 रुपए तक के टारगेट पॉसिबल है। बता, सारे जज्बात बदल गए। सुबह सब बाय दे रहे थे, अभी साहब ने सेल शुरू कर दिए। भाई मूड बिगड़ा हुआ है। NMDC, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, 2 सेल रेको आ गए। सतपुते साहब, कुछ स्ट्रेंथ वाली पॉकेट्स को टारगेट करने की कोशिश या बिकवाली का कॉल? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं आशीष जी, अनफॉर्चुनेटली बाजार में इतना प्रेशर है और इतना, जैसे कि वीरेंद्र ने भी कहा कि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच हो रहा है। 200 DMA के नीचे निफ्टी घुस गया है, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा लॉन्ग करना डिफिकल्ट होगा, तो सेल के साथ ही जाएंगे। टोरेंट पावर, आप टोरेंट पावर का चार्ट देखें, एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्लीन ब्रेकडाउन है। 1285 के नीचे हमें बेचना है। 1278 कुछ तो भी चल रहा है, तो 1285 के नीचे बेचना है। 1300 का स्टॉप लॉस होगा और 1240 से लेके 1220 ये इसका टारगेट होगा। तो इट्स अ सेल इन टोरेंट पावर। ओके, टोरेंट पावर पे आपका सेल ट्रेड है। सौमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा पावर इंडिया पर। पहले हिटाची था आई थिंक, और यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है अभी और 10 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस भी लिया है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है और 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मेरा टारगेट होगा 15,200 पर और स्टॉप लॉस होगा 17,250। ओ यस, पावर इंडिया यानी कि अर्स्टवाइल हिटाची एनर्जी। राइटर साहब ने अभी नाम नहीं बदला है, इसको पावर इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिकवाली करने का कॉल है, सौमिल की तरफ से आता होगा। कौन रह गया? मंत्री साहब के पास चला जाए पहले। अब मंत्री साहब, गुड आफ्टरनून। मंत्री साहब, आपका इस समय का ट्रेड आइडिया? आशीष जी, गुड आफ्टरनून। आशीष जी, चूंकि मार्केट सपोर्ट पे है और एक ही प्लेस है जहां पे बाइंग नजर आ रही है वो FMCG, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2417 2418 के आसपास चल रहा है। मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकल रहा है आशीष जी स्टॉक को। अगर मार्केट थोड़ा सपोर्ट करता है तो मुझे लग रहा है 2448 तक स्टॉक जा सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदे, स्टॉप लॉस 2397 का लगाए और 2448 के टारगेट से।
ओके HUL आपका बाय कॉल 2418 पर। मीनवाइल जरा एक बार बैंकों के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर को स्क्रीन पे रखिए। जब आशीष और मैं बात कर रहे थे जब स्ट्रैटेजी पे, तो मैं कह रहा था कि उस वक्त था हम 58,565 पे, बात करते करते 100 पॉइंट चले गए। 100 पॉइंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अब इस जोन के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन के नीचे हैं। कल की भाव कॉपी में जो लास्ट पुट राइटर्स का जोन था वो ये था, आप उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। एज वेल एज निफ्टी डीरो 25,043, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। डायरेक्टर साहब रुपए को नीचे रखिएगा, इट्स 91.92। हम कभी भी किसी भी अगर आप देखें क्षण वो शायद 92 के क्लस्टर को छू सकते हैं। सीम्स लाइक ए हॉरर शो इस वक्त ना, हॉरर शो जैसा लग रहा है इस वक्त ये बाजार। चलते हैं धर्मेश जी के पास। धर्मेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पेन है तरफ रुपी को देखिए, और कोई भी पॉकेट ऐसी है नहीं जो थोड़ी स्टेबल नजर आए आपको। क्या चीज कर रहे हैं आप इस बाजार में इस वक्त? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार आशीष जी, साझा पैनलिस्ट को भी। देखिए रुपी में डिप्रिसिएशन का जो पेन तो है ही, और ये कि फंडामेंटली नेगेटिव इसलिए हो जाता है बिकॉज एफआईज की अगर आप एंट्री की बात करें तो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, और प्लस 3-4% अगर रुपी डिप्रिसिएशन हुआ तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही 15-16% नेगेटिव से चालू होता है। तो आई थिंक ये जब तक ये सुधरता नहीं है तब तक ये सेलिंग एफआईज की कंटिन्यूड रहेगी। और पिछले 2-3 साल रुपी स्टेबल रहा था, अभी यहाँ पर थोड़ा चेंज आया है। बट इस माहौल में भी मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक्स अभी भी नंबर सबके काफ़ी अच्छे आए थे, वहाँ पर अभी अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए इस गिरावट में खरीदारी करने के लिए। और मुझे लगता है एक्सिस बैंक जो आज थोड़ा करेक्ट हो रहा है इस मार्केट में, इसके अर्निंग्स भी आने हैं, तो वहाँ पर एक ट्रेडिंग बेट जरूर लिया जा सकता है। हम लोग का मानना है कि नतीजे इसके काफ़ी अच्छे आने चाहिए। एडवांसेस ग्रोथ 14% से बढ़ के आया था, और पिछले क्वार्टर में रिटेल एसेट्स में भी काफ़ी अच्छी इनकी बढ़ोतरी मिली थी। तो इस बार भी हम लोग का मानना है 17-18% रिटेल एसेट में इनके एडवांसेस में ग्रोथ रहेगा, प्लस एसेट क्वालिटी कंट्रोल लेंगे। और क्रेडिट कॉस्ट में हो सकता है थोड़ा इंप्रूवमेंट आए, गाइडेंस का लोअर होते हुए दिखे, निम्स भी स्टेबल होकर इंप्रूव होते हुए आए। सो मौजूदा भाव में 1250-60 के पास काफ़ी अट्रैक्टिव बाई लगता है, और ट्रेडिंग के लिए 1400-1450 का टारगेट मिल सकते हैं आने वाले 2 या 3 महीने में। परफेक्ट है भाई साहब। भाई एक की तो मजबूरी थी फंडामेंटली बाय कॉल देने की, टेक्निकली एक ने जिंक्स तोड़ दिया तो 2 बाय कॉल आ गए अपने पास। फंडामेंटली एक्सिस बैंक है, और टेक्निकली मंत्री साहब कह रहे हैं एफएमसीजी की पॉकेट स्वीट स्पॉट में, उसको टारगेट करिए। HUL बढ़िया लग रहा है। HUL अभी बिग बजिंग स्टॉक्स में दिखाए हुए थे डायरेक्टर साहब ने। बिकवाली NMDC पे, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पे, टॉरेंट पावर पे, पावर इंडिया पे, ये सब बेचने के कॉल है। और वीर ने रुपए की बात करी थी, रखिए निफ्टी को एक तरफ इंट्राडे, एक तरफ रुपए का इंट्राडे। रुपए की वीकनेस की शुरुआत हुई, निफ्टी की पिटाई शुरू हुई। ये मेरे ख्याल से क्या तकरीबन 1:30 बजे के आसपास की कहानी होगी। और ये देखिए निफ्टी पे थोड़ा सा सेंटिमेंट पहले से आया था, और रुपया जैसे जैसे कमज़ोर हुआ निफ्टी वैसे वैसे दबाव में आता हुआ। और रुपए की कमज़ोरी के पीछे कोई नहीं, सिर्फ एक ही रीज़न है, डॉलर की डिमांड, और लार्जली FI आउटफ्लोज के चलते डॉलर की डिमांड। भाई इस जनवरी की महीने में, अभी जनवरी खत्म नहीं हुआ है, 1 जनवरी से अब तक की सिर्फ सेलिंग देखेंगे तो रोज की 2,000 से 4,000 करोड़ रुपए की रोज की FI की कैश की सेलिंग है सिर्फ। और इसका मतलब हुआ इस साल अब तक इन चुनिंदा दिनों में ऑलरेडी $4 बिलियन की सेलिंग है। कितना प्रोवाइड फॉर करते रहोगे तो रुपए पे वीकनेस आ रही है। 92 के थ्रेशोल्ड पे आके रुपया खड़ा हुआ, 91.95 नजर रखेंगे रुपए पे। मूड सेंटीमेंट थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, पर वीरू से स्टॉक्स मैप कराए जाएं उससे पहले एक काम करा जाए। डायरेक्टर साहब जरा कैम्स के मैनेजमेंट अगर जुड़ गए हैं तो सर को जोड़िएगा स्क्रीन पे। कैम्स के MD अनुज कुमार सर मौजूद है, आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। अनुज सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूँ। अच्छा, कैम्स की रिजल्ट रिलीज खोलिए आप, तो उसमें लिखा हुआ है, अप फ्रंट लिखा है, पोस्टेड हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यूज। अब तक के इतिहास में सबसे हाईएस्ट एक क्वार्टर के रेवेन्यूज कैम्प्स ने सामने रखे, उसके बावजूद स्टॉक दबाव में। अब वो हो सकता है कि वैल्यूएशंस का मतभेद हो, ग्रोथ अच्छी है, वैल्यूएशंस रिच हैं, तो उसका डिबेट छिड़ा हुआ है। ऐसे में और भी जरूरी है कि अनुज सर से जाने आगे का रोड मैप, आगे का आउटलुक है कैसा, ताकि थोड़ा सा कन्विक्शन सबका लौटे। एक अनुज सर, एक कंसर्न ये कि हालांकि ग्रोथ मोमेंटम इंटैक्ट है, पर साल दर साल देखूं तो प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स थोड़े से स्क्वीज होते हुए ऐसा है क्या कि कॉस्ट प्रेशर्स कैम्प्स के फ्रंट पे एस्केलेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकम की पेस उस तरह से नहीं बढ़ रही है?
मिसमैच है, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन कर रही है? सीक्वेंशली देयर इज एन इंप्रूवमेंट, उसके बावजूद साल दर साल मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्शन में नजर आ रहे हैं, क्यों? नहीं, ज़रूर। मेरे को इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड दे देता हूँ बिल्कुल कि रिजल्ट्स हमारे हिसाब से काफ़ी सॉलिड हैं। आज से 3 क्वार्टर पहले हमने एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट में प्राइसिंग रीसेट लिया था। उस प्राइसिंग रीसेट के बाद हमने थोड़ा सा ड्रॉप इन रेवेन्यू एंड ड्रॉप इन एब्सोल्यूट एबिटा देखा था। अगर आप इस क्वार्टर को देखें तो मैं आपको मेन इसके फीचर्स बता देता हूँ। हमारा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड से है। 85% रेवेन्यू वहां से आता है। वहां पे मार्केट में जो भी हुआ है उसके बावजूद इस क्वार्टर में एसेट्स 18% बढ़े हैं साल दर साल। क्वार्टरली एसेट्स 5% बढ़े हैं। तो सेकेंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर में एसेट्स 5% बढ़े हैं। कैम्स का म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू करीब 3.5% बढ़ा है क्वार्टरली, थर्ड क्वार्टर ओवर सेकेंड क्वार्टर। नॉन एमएफ बिजनेस जो करीब 15% है रेवेन्यू का, वो साल दर साल इस क्वार्टर के लिए करीब 25% रेवेन्यू बढ़ा है। एब्सोल्यूट रेवेन्यू कंपनी का पिछले क्वार्टर में 378 करोड़ था, इस क्वार्टर में 390 है, हाईएस्ट है वो। एब्सोल्यूट रुपी एबिटा सबसे ज्यादा लाइफ टाइम का 179 करोड़ है। इसमें आप ऐसा समझिए कि जो नया लेबर कोड आया है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए करीब 3 करोड़ का एक्सपेंस हमने ऑलरेडी इस क्वार्टर में ले लिया है। तो ये 179 उसके बाद है। परसेंटेज एबिटा फर्स्ट क्वार्टर में करीब 43.5 था, उसके बाद करीब 44.5 था, वो 46% हुआ है। तो 3 सीक्वेंशियल क्वार्टर में परसेंटेज एबिटा ऊपर गया है। और ब्रॉडली सारे के सारे मैट्रिक्स लाइन में दिख रहे हैं। केवल उस एक प्राइसिंग एडजस्टमेंट की वजह से, ये हमारा लास्ट क्वार्टर है जब डिनोमिनेटर बड़ा था, इसलिए आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 5.5% की दिख रही है। ये चीज अगले 2 क्वार्टर में करेक्ट हो जाएगी और काफी अच्छी दिखनी शुरू होगी। तो इस हिसाब से वो बेसिक मैट्रिक्स हैं वो सारे के सारे, और कॉस्ट कंट्रोल काफी अच्छा है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है वो सारी की सारी आपको बेस फाइनेंशियल्स में दिख रही है। ओके, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट अनुज जी। लेकिन अब जिस सेंटिमेंट में हम ट्रेड कर रहे हैं, या फिर बात जो सेंटिमेंट बाजार में है, योर MFRTA बिजनेस, KRA बिजनेस एंड पार्ट ऑफ पेमेंट जो बिजनेस है, जो उस पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अल्टीमेटली मेरा प्रश्न जिस तरफ जा रहा है वो ये है कि आपने, मैं इस 2 क्वार्टर पहले मैंने जब आपसे बातचीत की थी कि आप फुल ईयर की ग्रोथ देख रहे थे करीब अर्ली टीन्स में, क्या वो आप अचीव कर पाएंगे? इस साल नहीं, इस साल की ग्रोथ होगी करीब 7 से 8%। FY27 में हम ये आशा कर रहे हैं कि ये जो प्राइसिंग रीसेट वगैरह के कारण थे वो बेस से बाहर निकल जाएंगे। तो FY27 में हमारी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 12 से 13% के बीच में होनी चाहिए, अगर सब कुछ ठीक चलता रहे। आपको पता है कि मार्केट्स का काफी बड़ा रोल होता है इसमें, बट उसके बावजूद, उसके अलावा ही करीब 12 से 13% रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए अगले साल। और जिसका मतलब है कि अर्ली टीन्स की रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, और एबिटा ग्रोथ करीब 14 से 15% हो सकती है। इस चीज की हम आशा रखते हैं। ये एस्टिमेट लेते हुए हम अगले साल में जा रहे हैं। तो इस बार जो स्टेटेड था वो मिस हो रहा होगा, लेकिन अगले साल हम शायद रेवेन्यूज में अर्ली टीन्स यानी कि 13-14 शायद, और इबीटा में शायद 14-15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपकी रिलीज अनुज सर कहती है कि हमने एक चैलेंजिंग ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में सॉलिड रेवेन्यूज डिलीवर करके दिखाए। चैलेंजिंग क्यों? म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज के चलते या मैक्रो अनसर्टेनिटी देखते हुए? आप ऐसा समझिए कि अगर आप 10 साल के एवरेज लेते हैं तो म्यूचुअल फंड एसेट्स करीब 20% बढ़े हैं हर साल। उस 20% में करीब 12 से 13% मार्क टू मार्केट गेन्स होते हैं, वैल्यूएशन गेन्स, और करीब 7 से 8% नेट, जिसे हम नेट सेल्स कहते हैं, वो होता है। मतलब नया पैसा बाजार से आता है हमारे पास। इस साल क्या हुआ है कि 12 से 13% मार्क टू मार्केट गेन्स नीचे रहे हैं, उतने मार्क टू मार्केट गेन्स नहीं हुए हैं, वो आपको भी पता है, आपका शो भी कह रहा है। पर नेट सेल्स काफी सॉलिड रहे हैं। अगर आप हर महीने या हर क्वार्टर में देखिए तो SIP कलेक्शंस करीब करीब हर क्वार्टर में बढ़ी है। और इंडियन इन्वेस्टर जिसने कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अपना फेथ रखा है, उसने अभी तक रखा हुआ है फेथ। हालांकि मार्केट्स ब्रॉडली अच्छे नहीं रहे हैं और इंडाइसेस की मूवमेंट और स्टॉक प्राइसेस की मूवमेंट नहीं रही है, तो उसको हम एक चैलेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट कहते हैं। हमने एक बड़ा प्राइस रीसेट लिया था जनवरी फरवरी में पिछले साल, उसकी वजह से कुछ चैलेंजेस रहे हैं, बट उन सब चीजों से अब हम 3 क्वार्टर में बाहर आ चुके हैं
और हमें ये लगता है कि सारे इंडिकेशन है कि अगले आने वाले 12 महीनों में हम इस बेस पे अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं। अच्छा सर, ये सिंस मैं अपना प्रश्न पूछने वाला था, जो आपका नॉन एफएम ये एमएफ बिजनेस है उसके बारे में, आपने कहा वो 15 से 20% कंट्रीब्यूट करता है आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में, बट स्टिल आप शायद अपनी अर्ली कमेंट्रीज के मुताबिक उसमें करीब 25 से 28% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर फुल ईयर। वहाँ पे क्या सेंटीमेंट है और क्या इसको अचीव कर पाएंगे आप 25% ग्रोथ को नॉन एमएफ बिजनेस में? जी, फुल ईयर इस साल करीब 17 से 18% नॉन एमएफ का ग्रोथ होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इस क्वार्टर में आपने देखा होगा कि करीब 25% से ऊपर हुआ है एनुअल ग्रोथ नॉन एमएफ में। पूरे साल के लिए करीब 17 से 18% होगा वो नंबर। अनुज सर फ्रीज हो गए क्या डॉक्टर साहब? अनुज सर, अच्छा, नए सेबी के रेगुलेशंस 1 अप्रैल 2026 यानी कि कुछ ही महीने आगे खड़े हुए हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो रिड्यूस करने की तैयारी। जब एएमसीज अपने मार्जिन्स का एक चंक लूज आउट कर रहे होंगे तो बट ऑब्वियसली सबसे रीनेगोशिएट करने की कोशिश हो रही होगी। आपके पास भी आ ही रहे होंगे, कैसे आप अपने टर्फ को डिफेंड करोगे सर? और रीनेगोशिएशन शुरू हो गए हैं क्या? कब तक उसका आउटकम सामने आ रहा होगा? देखिए, मैं आपको ना इसका आर्किटेक्चर बता देता हूँ। इसका आर्किटेक्चर ब्रॉडली ये है कि म्यूचुअल फंड्स अलग अलग टीआर चार्ज करते हैं। जो छोटे वाले हैं उनमें से कईयों का बिजनेस 190-200 बिप्स के टीआर तक है, और जो बड़े हैं उनका बिजनेस 140-150 के आसपास होता है। इनमें से जीएसटी और एग्जिट लोड ये काउंटरवेलिंग फोर्सेस हैं, ये अलग अलग फोर्सेस हैं। जो मीडियम और स्मॉल म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें थोड़ा सा ऑफसेट मिल जाएगा, अगर एग्जिट लोड में वो सफर करते भी हैं तो जीएसटी से थोड़ा फायदा हो सकता है। और जो बड़े वाले हैं उनको शायद थोड़ा सा नेट डेंट होगा उनके टोटल टीएआर पे। वो कॉन्वर्सेशन करने अभी ऑब्वियसली कोई कॉन्वर्सेशन नहीं शुरू हुआ है। हम मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि शायद ऐसी बातें हो सकती हैं, पर हमारा एस्टिमेट है कि FY27 के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे ऊपर नहीं हो सकता। हम एस्टिमेट कर रहे हैं इन चीजों को, पर अभी ऐसी कोई डायलॉग शुरू हुए नहीं है। मेरे ख्याल से अगले 2-3 महीने में ऐसा संभव है कि ये डायलॉग्स हो। और होपफुली फिर मतलब इसके नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स पे जब सर आ रहे होंगे तो अपने पास सारी डिटेल सामने होंगी। अनुज सर, थैंक यू सो मच इस क्वार्टर और आगे के आउटलुक पे बातचीत करने के लिए। थोड़ा सा टफ टाइम्स करेंटली, लेकिन होपफुली FY27 में बढ़िया तरीके से हम बाउंस बैक कर रहे होंगे। अनुज सर, सही समाप्त किया है ना? जी, बहुत अच्छा, बिल्कुल एग्री करता हूँ आपसे। थैंक यू अनुज सर जुड़ने के लिए। अच्छा, पहले टॉप कॉस्ट कैश कॉल्स का टीज दे देता हूं, उसके बाद कैम्स की टेक्निकल मैपिंग या फंडामेंटल चर्चा कर लेंगे। कैश कॉल्स के लिए भाई गाबा सर, सतपुते साहब और मानस जी, आप लोग रेडी रहिए। मैं आपके पास आ रहा हूं एक बढ़िया कैश कॉल के लिए। तब तक धर्मेश खान साहब, कैम्प्स पे आप लोग का व्यू क्या बैठ रहा है? अच्छे नंबर्स पे भी डिसअपॉइंट कर रहा है, तो मतलब बट ऑब्वियस वैल्यूएशन और ग्रोथ को लेकर सबके जहन में कुछ मतभेद हैं। आप किस तरफ टिल्ट कर रहे हो? अट्रैक्टिव है या नहीं है? आशीष जी, अट्रैक्टिव ही है। इंटायर कैपिटल मार्केट पे हम लोग काफी बुलिश है, और ये अभी तो नंबर अच्छे हो या खराब हो, नतीजा एक ही निकलता है, स्टॉक प्राइस में करेक्शन निकल रहा है। बहुत सारे कंपनी हैं जिन्होंने अच्छे नंबर रिपोर्ट किए हैं, बट प्राइस एक्शन कुछ विपरीत ही रहा नंबर के अगेंस्ट। मुझे लगता है कि ये सब अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, और वहां पर हम लोग का मानना है कि इंटायर कैपिटल मार्केट प्ले को आप एज अ बास्केट थीम खेलें। आप एक्सचेंजेस को बाई करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बाई करें, इंटरमीडिएरीज को बाई करें, वेल्थ एसेट जो मैनेज करती है उस कंपनी को बाई करें। मे बी 20% का समय एलोकेशन लगा के रखें। ये नेचुरल इंडस्ट्री ग्रोथ रहेगी, वो काफी सही बता रहे थे अनुज जी वहाँ पे। और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चरली अगर आप 5 साल या 6 साल को लेकर बैठने को तैयार हैं तो यहाँ से 2.5 से 3 गुना ये सारे स्टॉक्स ऊपर मिलेंगे। ओके, कैम्प्स 689 पे एक टेक्निकल और ये एक फंडामेंटल व्यू था यहाँ पर गुफ्तगू के बाद मैनेजमेंट से। कविता जी हमारे साथ इस पैनल में जुड़ चुकी हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? हाय, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। काफी सारे काउंटर्स अपने 200 वेमा के नीचे फिसल चुके हैं। सीजी पावर इज द काउंटर स्टिल फार अवे फ्रॉम दैट। मुझे लग रहा है यहाँ फर्दर डाउनसाइड का पोटेंशियल बनता हुआ दिखता है। 552 के लेवल पर एज ऑफ नाउ ये काउंटर है। विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 560, वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 535, 515।
So CG Power short. कॉल जोड़ दीजिए भाई, सीजी पावर। कविता जी कह रही है इसको भी बेचने के मौके ढूंढिए। तो हमारे पास टोरेंट पावर था, पावर इंडिया था और सीजी पावर है। ये स्पेस गड़बड़ा रही है, मतलब अच्छा खासा पेन ऑलरेडी और दबाव की आशंका। खैर चलिए, अब टॉप कैश कॉल्स की बारी। उसके बाद क्या चल रही है की तरफ बढ़ते हैं। गाबा सर, मैंने आपको टीज करा और आप सीट से उठ गए, तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया टीज में। घंटी बज रही थी तो कोई आया था रैपिडो से पार्सल लेकर। खाना मंगाया था? खाना नहीं मंगाया था, मेडिसिन मंगाई थी, मेडिसिन। तो दवाई आ गई थी, इसलिए गया था। ओके। गावा सर, हाँ जी, कैश कॉल कौन सा? कैश कॉल देना चाहिए क्या? मैं टाटा टेक्नोलॉजी। नहीं, सच सवाल है, ये सवाल सही है। ये प्रोड्यूसर साहब ने आदत के अनुसार बोल दिया कि कैश कॉल लेना है। कंफर्ट नहीं है तो नहीं लेंगे, पैसा गंवाना नहीं है। आप ही ने सिखाया है, पैसा प्रिजर्व करना भी एक स्ट्रेटेजी है। नहीं, मैं देता हूँ टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि लेकिन लेंगे कैश में। टाटा टेक्नोलॉजी लेंगे कैश में, ट्रेड करें 661 पे, स्टॉप लगाएंगे 652 पर, करीब 9 रुपए का स्टॉप है। मेरे ख्याल से 675 जा सकता है टाटा टेक्नोलॉजी, लेकिन लेंगे कैश में। जब क्वेश्चन मार्क था तो फिर क्यों दिया आपने ये कॉल? और मैंने पूरी भूमिका बांध दी कि नहीं देने की जरूरत नहीं है। फिर आपने सवाल क्यों उठाया था कि लेना है क्या? वो मजाक करनी पड़ती है आपसे, अच्छा लगता है। अच्छा, तो मतलब कन्विक्शन है टाटा टेक में, कैश में? बिल्कुल। ठीक है, मानस को एक बढ़िया सा कैश कॉल। तो देखिए, करोड़ रशिया बैंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, वॉल्यूम बेहतर दिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर जो प्रीवियस हाई है, स्टॉक उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो 280 के टारगेट के लिए करंट लेवल्स खरीदारी करेंगे। 264 तक 264 के स्टॉप लॉस लगाने हैं आपको। ओके, राजेश सतपथे जी, आपका ट्रेड कैश में? वीरेंद्र, देखिए, अलाइड ब्लेंड एंड डिस्टिलरीज, इसको देना है 457 पे बाय। स्टॉप लॉस होगा 448 का, और इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 475 टू 480 का। अलाइड ब्लेंड। राजेश जी ने पूरा प्रेशर दिया जनाब। एलाइड ब्लेंड एंड डिस्टिलरीज। राजेश सर ने ऐसा प्रेजेंट करा कि मैंने तो कभी नाम ही नहीं सुना इसका। इतने लड़खड़ाते हुए नाम दिया, एलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स का, जानबूझ। अच्छा, ओके। चलिए, ये भी मुश्किल था आज कैश कॉल्स को ढूंढना। हमारे लिए पूछना मुश्किल था, आपके लिए ढूंढना मुश्किल था, लेकिन ढूंढ ली कुल मिला के। और एक दो बास्केट को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो आज अच्छा कर रही हैं। आई मीन, जहाँ थोड़ी, अगर आप देखें आज स्टेबिलिटी थी। सुबह वोल्टास एक स्ट्रॉन्ग मूव दे रहा था, हालांकि याद रखिएगा अंतिम दौर तक आते आते वो तेज़ी नहीं टिके और हम 1319 पे और थोड़ा सा कोलैप्स हो गया। फिर अगर आप जाएं, कुछ काउंटर्स जिन्होंने आज अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, दैट वाज APL अपोलो ट्यूब्स। हालांकि ये भी ऊपर से रिट्रेस हुआ, लेकिन फिर भी याद रखिएगा अभी भी हरे निशान में है। और एक CDMO प्लेयर था लॉरस, ये अच्छा कर रहा था आज। ये 1% अभी भी ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, हालांकि इंट्राडे हाई से काफ़ी रिट्रेस हुआ है। ये सुबह धर्मेश जी, आज वाइट गुड सेगमेंट में अच्छे मूव्स थे। आपका टेक, आप लोगों ने कुछ भी वाइट गुड में पिक किया है क्या? आई मीन, राइट फ्रॉम LG इलेक्ट्रॉनिक्स, उधर वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, कुछ पिक किया आप लोगों ने इस स्पेस में? देखिए, जहाँ तक व्हाइट गुड्स स्पेस का सवाल है, वहाँ पर लगता है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर्स। और हम लोग पहले सीजन में भी जा रहे हैं। मार्च का महीना नॉर्मली Q4 इनका अच्छा रहता है, और समर्स आएंगे तो फिर आने वाला Q1 भी इनका अच्छा रहेगा FY27 के हिसाब से। नॉर्मली सब जिनसे भी बात हुई, उनका यही मानना है कि मार्च तक थोड़ी वॉल्यूम डीग्रोथ हो सकती है, बट गोइंग फॉरवर्ड वो लोग काफ़ी अच्छा एंटिसिपेशन कर रहे हैं FY27 में सेल्स के पिकअप में। सो LG इलेक्ट्रॉनिक्स आई थिंक इसमें सबसे बेस्ट प्ले है, और इस करेक्शन के बाद यहाँ पे एक वैल्यू बाई जरूर बनती है, तो उस पर बाई करने की सलाह रहेगी। हालांकि बाकी सब जो स्पेस है, जस्ट वैल्यूएशन क्योंकि महंगा है अभी भी गिरने के बाद, तो उसको हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी आपको इसी के साथ है। खैर, अभी काम करते हैं, विषय को चेंज करते हैं। थोड़ा सा हम बातचीत में आगे बढ़ गए थे, तो जरा फटाफट पहले धमाकेदार ऑप्शंस को पिक कर लेते हैं। मानस, अरुण जी और सोमिल जी ट्रेड पिक करेंगे। सोमिल, बताइए ऑप्शन ट्रेड क्या पिक करेंगे आप? क्या लग रहा है आपको रीजनेबल इसमें? नोवा में एक ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहाँ से। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी आ चुका है, एवरेजेस के ऑलरेडी नीचे चल रहा है। यहाँ पर जो पुट ऑप्शन है 1380 का स्ट्राइक प्राइस एंड 24 फेब का
नेक्स्ट मंथ का सीरीज मैं ले रहा हूँ ताकि ये पूरा जो मूव है, अगर ये पूरा स्लाइड होता है नीचे में तो पूरा मूव कैप्चर कर पाए ऑप्शंस के जरिए। पुट ऑप्शंस इस समय 75-76 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस रखें 58 पर, ऊपर में टारगेट 110 का है। आप ट्रेल करके चलिएगा, मुझे लगता है कि ये शार्प सेल ऑफ जो आते हैं उसके अंदर नीचे तक अच्छा खासा सेल ऑफ देख सकते हैं नोवामा में। नोवामा वेल्थ, अरुण जी धमाकेदार ऑप्शन कौन सा भाई साहब? आशीष जी, एबी कैपिटल के पुट को लेने की सलाह है, 350 के स्ट्राइक एट द मनी पुट को। इंट्राडे चार्ट्स में देखें तो लगभग तीसरी बार ये 350 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकडाउन आता है तो 342 तक वापस ये स्टॉक जा सकता है। तो 4 रुपए के आसपास चल रहा है, इसको खरीद सकते हैं। 2 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाए और 7 रुपए का टारगेट रखें। तो एज अ बेरिश ट्रेड 350 के पुट को लेके चल सकते। 350 की पुट ऑप्शन आपको लेनी है, बेरिश व्यू यहाँ पर। इस पुट में जो राइटर्स से बाहर निकल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे ओपन इंटरेस्ट होता हुआ। मानस आप क्या पिक करेंगे? देखिए, लोधा में अभी भी वीकनेस लग रही है। कल भी मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन दिया था और आज भी, कल 950 का दिया था, आज 900 का पुट ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ये फरवरी मंथ का पुट ऑप्शन लेना है। 42 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 29 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 65 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, लोरा डेवलपर्स में 902 का अगर आप देखें लेवल, यहाँ पर भी एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव, नेगेटिव व्यू यहाँ पर पुट लेनी है 900 की और 42 पे ट्रेड करती हुई। यहाँ पर भी राइटर्स, अब देखिए जितने भी ट्रेड्स हमने पिक किए, जस्ट आप जरा ओआईज को देखिए, बाजार में क्या स्टोरी है। मतलब एक लग रहा था कि एक स्टेबिलिटी 2 इंडेमा पे आएगी, वो नहीं है। जितने भी पुट यहाँ पर रिकमेंड किए गए सबके राइटर्स बाहर निकलते हुए, कोई कंफर्ट नहीं है। एक बार आप यूपीएल लेके आइए केमिकल बास्केट में। मेरे स्क्रीन पे अभी जिस स्टॉक के ऑप्शंस जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से चल रहे हैं, उसमें 700 की इसमें कॉल है, हल्का सा पुल बैक यहाँ पर है, ये हो गया। और अगर आप देखें कुछ चीज़ें जो अच्छी चल रही हैं, एक बार अशोक लेन लेके आइएगा 194 पर, यहाँ पे अभी भी स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर अभी भी अगर आप देखें ठीक ठाक रुझान है। बाकी कोलैप्स होती हुई चीज़ों को अगर आप देखें, ये दोनों स्टॉक्स कंस्ट्रक्टिव था यूपीएल पे और आपका अशोक लेन पे। कोलैप्स होती चीज़ में लाइए आज जरा एक बार कमेंट्स को। आज सुबह सुबह या फिर मेरे ख्याल से कल सचिन जी का ट्रेड था शॉर्ट ऑन कमेंट्स। स्वामी जरा कमेंट्स को देखिएगा, आज कहाँ खुला और अब कहाँ ट्रेड करता हुआ। कंप्लीट रिवर्सल और अब शायद एक इन्वर्टेड फ्लैग की भूमिका में ये चार्ट है। बिलो 3940 क्या प्रोजेक्शन होगा कमेंट्स पे आपका? एब्सोल्युटली, आपने करेक्ट बताया कि ये एक फ्लैग पैटर्न अब बन गया है और ये फ्लैग पैटर्न अब नीचे की तरफ टूटने वाला है, ऑलमोस्ट टूट गया है। एक एबीसी करेक्टिव खत्म हुआ है बाउंस में, जहां पे 200 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके पूरा बाउंस हुआ था। अब यहाँ से जो ये फ्लैग पैटर्न नीचे टूटा है, पहला सपोर्ट 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है विच इज 3890। इसके नीचे मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 3600 तक जा सकता है इन द मीडियम टर्म आउटलुक, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म आज का हाई स्टॉप लॉस और नीचे में 3800 के आसपास के टारगेट्स। ये हो गया कुछ बढ़िया सी स्टॉक मैपिंग। 2 स्टॉक्स की मैपिंग और कराता हूं, क्या चल रहा है कि जरा स्टिंग प्ले आउट करिएगा डायरेक्टर साहब। यतिन और आशीष दोनों आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। 2 स्टॉक्स मैप कर रहे हैं हम लोग इस सेगमेंट में। पेटीएम आज का इंट्राडे चार्ट स्क्रीन पर आएगा। शुरुआत मुझे तो याद है किसी ब्रोकरेज का अपडेट भी था, शुरुआत बढ़िया हुई थी, हरे में ट्रेड कर रहा था। इस समय ये स्टॉक 8-9% दबाव के साथ और इंट्राडे हाई से तो 10-11 मेगा से 12-13% दबाव में। इसके पीछे का कारण यतिन से समझेंगे। और दूसरा, कमजोर बाजार में ऑप्टिकली अगर देखते तो बंधन बैंक के नंबर्स तो खराब दिख रहे थे, एनआईआई भी, प्रॉफिट के नंबर्स भी। फिर बंधन बैंक क्यों दिन के हाईस के करीब फिर से कामकाज कर रहा है इस तरह की बाजार की कमजोरी में, वो आशीष बताएंगे आपको। यतिन पहले आपके पास, भाई साहब ये पेटीएम में क्या हो गया, क्या जी? तो पेटीएम के शेयर्स आज दबाव में हैं क्योंकि बहुत सारे एनालिस्ट नोट अब कंसर्न पॉइंट आउट कर रहे हैं। कंसर्न्स हैं ये जो पीआईडीएफ स्कीम है इसको लेके। अगर आपको जानकारी है तो आरबीआई ने 2 साल का एक्सटेंशन दिया था, दिसंबर 2025 तक पीआईडीएफ यानी
पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्कीम लागू थी, जिससे साउंड बॉक्स और बहुत सारे यूपीआई के इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार इंसेंटिव्स देती थी, एक तरीके की सब्सिडी देती थी। अगर हम पेटीएम की बात करें तो पीआईडीएफ स्कीम अगर डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि अभी तक कोई एक्सटेंशन की नोटिस या कोई आरबीआई का एक्सटेंशन का अनाउंसमेंट नहीं आया, उसके कारण प्रॉफिट पे 5 से 8% का असर पड़ सकता है, क्योंकि इंसेंटिव्स एक बहुत बड़ा हिस्सा थे पेटीएम के ऑपरेशंस के और सरकार के द्वारा इनको ये इंसेंटिव्स मिलते थे। और अगर हम बात करें तो एनालिस्ट लोगों को लगता है कि अगर इंसेंटिव्स नहीं मिले तो शायद पेटीएम को अपने साउंड बॉक्स और जो किराया वो लेते हैं साउंड बॉक्स पे, उसकी लागत बढ़ जाएगी और उसके रेंटल्स भी बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट इन्वेस्टेक की बात करें, एमके की बात करें, तो जो ब्रोकरेज नोट्स आ रही हैं वो ये सजेस्ट कर रही हैं कि पेटीएम को अपने साउंड बॉक्स का किराया लगभग 10 से 15 रुपए पर मंथ बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये पीआईडीएफ का इम्पैक्ट ऑफसेट हो सके। तो कहीं ना कहीं अनसर्टनिटी है। पीआईडीएफ स्कीम अगर सरकार एक्सटेंड नहीं करती है या अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया तो शायद ये अगर वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो शायद पेटीएम और दूसरे जो यूपीआई प्रोवाइडर्स हैं इनके ऊपर प्रॉफिट का इम्पैक्ट हो सकता है। और इसी पे यतिन जो डेवलपमेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, अभी 197 कम्युनिकेशंस का दरअसल एक्सचेंज ने मांगा था क्लैरिफिकेशन न्यूज़ पैक पे, और पेटीएम की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता हुआ। ये कह रहे हैं वो जो हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, वो जो रेवेन्यूज़ रिकॉग्नाइज करे गए थे उस स्कीम के अंतर्गत, वो आरबीआई की तरफ से था साउंड बॉक्सेस, ईडीसी मशीन्स यानी कि वेरियस पेमेंट डिवाइसेस के डिप्लॉयमेंट पे टियर 3 से टियर 6 सेंटर्स के लिए, और 31 दिसंबर 2025 तक वैलिड था। 128 करोड़ रुपए का अमाउंट ऑफ इंसेंटिव मिला था। एट प्रेजेंट टाइम देयर इज नो अनाउंसमेंट बाय आरबीआई अदर अथॉरिटीज on extension or replacement of this scheme. In the scenario that the current scheme is not extended or replaced, we expect to significantly offset the impact over time through a combination of higher revenues and more targeted sales effort. तो खबर तो सही है, impact है, पर अब यहाँ से अब वो कह रहे हैं 31 दिसंबर के बाद वो स्कीम का फ़ायदा अनाउंस ही नहीं हुआ है, अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे उसको ऑफसेट करने की, रेवेन्यूज़ इंप्रूव करके और टारगेटेड सेल्स एफर्ट्स के थ्रू। तो ठीक है, दबाव तो फिर लॉजिकल है। ये है पेटीएम की कहानी आज की, और वो क्लैरिफिकेशन या जवाब क्लैरिफिकेशन की गई है, उनका रिप्लाई उस एक्सचेंज के क्वेश्चन पे आता हुआ, मीडिया रिपोर्ट्स पे आता हुआ। बंधन बैंक, पेटीएम पेन में तो बंधन बैंक बढ़िया कर रहा है। अभी इस शो से पहले वाले शो न्यू ईयर कंपनी में बंधन बैंक के एमडी सीईओ साहब भी कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे थे। भाई साहब आशीष, क्या इंटरनल्स हैं? बंधन बैंक क्यों खराब बाजार में 6% 5% ऊपर खड़ा हुआ है? बिल्कुल, बंधन बैंक के नतीजों के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग एक्शन इस स्टॉक में आपको देखने को मिला है। अब इस स्टॉक में काफ़ी कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छा पसंद भी नहीं आया एनालिस्ट को, लेकिन अच्छी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो की मैट्रिक्स में सीक्वेंशियल तौर पर इंप्रूवमेंट काफ़ी बढ़िया देखने को मिला, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो असेट क्वालिटी है इसमें सुधार है, जो लोन ग्रोथ है इसमें सीक्वेंशियल तौर पर ऑलमोस्ट 5% की बढ़त आपको देखने को मिली। जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है यहाँ पर अबाव देन एस्टिमेट्स बढ़त यहाँ पर रही है। क्रेडिट कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बेहतर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिला। अब दरअसल अगर आप देखें तो क्रेडिट कॉस्ट जो इनका बढ़ा है ये एक थोड़े से टेक्निकोलॉजिकल टर्म के चलते हैं। अब कारण ये कि तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो इन्होंने जो एआरसी को बिकवाली की थी एनपीएल्स की, इसके चलते अगर आप देखें तो आपको स्लिपेजेस में थोड़ा सा एक्शन नजर आएगा। हालांकि अगर आप उसको एडजस्ट करके देखेंगे तो इनफैक्ट जो स्लिपेजेस हैं वो घटे हैं, 1600 करोड़ से घटकर 1300 करोड़ हुए हैं, क्योंकि एमएफआई की बुक में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स लार्जली स्टेबल आपको देखने को मिले और खासतौर पर पिछले 2 क्वार्टर्स के बाद से मार्जिन के फ्रंट पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस है। एयूएम ग्रोथ यहाँ पर पिकअप आपको देखने को मिला है करीब 8% का, और जैसे कि मैंने बताया कि एमएफआई बुक को लेकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। वैल्यूएशन के लिहाज से FY27 फॉरवर्ड प्राइस बुक सिर्फ 0.8 पर चल रहा है, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। मैनेजमेंट की कमेंट्री ग्रोथ को लेकर बता रहे कि लोन ग्रोथ ऑलमोस्ट 15 से 17% की देखने को मिल सकती है। जो क्रेडिट कॉस्ट की गाइडेंस है ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया, और निम्स में भी यहाँ से सुधार देखने को मिलेगा। और इसी के चलते हालांकि ब्रोकरेज हाउस की रेटिंग और टारगेट्स देखें तो थोड़े से मिक्स साइड पर नजर आएंगे। यूबीएस न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 180 का टारगेट है इनकी तरफ से। सीएलएस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 190 का टारगेट है, और नोमेरा खरीदारी की राय दे रहे हैं 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। बंधन बैंक का बढ़िया प्रदर्शन और पेटीएम के डिसअपॉइंटिंग स्टॉक की चाल के रीजंस आपके लिए, दोनों का धन्यवाद भाई।
अच्छा, पैनल को मैंने या तो पैनल अपने आप हाथ खड़ा करके बता दे कि पिक है, नहीं तो हम पैनल के पास जाएंगे। 4 का चौका का टीजर ले आइए भाई। अरे मानस जी से बड़ा काम करा रहे हो यार। मानस जी सस्ता ऑप्शन रेडी रखो आप। FNO सुपरस्टार सतपुते साहब आप भी रेडी करो। और चार्ट का चमत्कार कविता जी के पास चलेंगे। मिड कैप फंडा के लिए धर्मेश जी बताएंगे आपको एक बढ़िया सा आइडिया। आप लोग सोचो, आता हूं आपके पास, पर आज का सेशन तो खत्म। लौट के आएंगे अपन ट्यूसडे को। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 ट्रेडिंग सेशंस बचेंगे भाई साहब। और संडे को आएगा बजट, जब मार्केट ट्रेड कर रहा होगा। तो अब बजट की तैयारी करिए और लाइए लक्ष्मण को स्क्रीन्स पे। आजकल दिखते नहीं हो। एक जमाने में बजट में सुबह, दोपहर, शाम दे एक्सक्लूसिव पे, एक्सक्लूसिव दे एक्सक्लूसिव पे। आजकल कम हो गया मामला, ऐसा क्यों? देखिए, दरअसल हुआ क्या है कि वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बजट में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा चल रही होती है, और आप लोग पहले बता देते हो तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जितना कम हो सके उतना ही बताया करो। इसी कारण मैं बहुत सोच समझ के बताता हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता नहीं हूँ। अच्छा, आज की एक्सक्लूसिव भाई साहब, 4 सेशन पार जब बजट आ रहा होगा तो क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, सबसे ज़्यादा निगाहें इस बात पे टिकी रहती हैं, या फिर हर कोई ये जानना चाहता है कि बजट की थीम इस बार क्या रहने वाली है, या फिर बजट में फोकस पॉइंट क्या रहने वाला। तो हर बजट का अपना अपना फोकस पॉइंट होता है, अपना अपना थीम होता है। इस बार जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो हर पॉकेट से संकेत मिल रहे हैं, इस बार बजट में निवेश सबसे ज़्यादा फोकस एरिया में रहेगा। यानी निवेश कैसे बढ़ाया जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए। और इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजह है। पहली वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, उस तरीके में बड़े बड़े निवेशक एक आकर्षक जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ पर जाना है, और भारत की तरफ हर कोई बड़ी उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। तो ऐसे में एक बेहतर माहौल आपको बनाना है, माहौल देना है, तो इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो इसका ऐलान आपको बजट में देखने को मिल सकता है। दूसरी जो बड़ी बात है कि अलग अलग तरीके से सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रही है, तो ऐसे में निवेशकों के लिए काफ़ी ज़्यादा रास्ते खुल रहे हैं। तो यहाँ भी सरकार चाहेगी कुछ ऐसे कदम उठा दें कि इस माहौल में निवेशक भारत में पैसा लगाना चाहें, और इसके लिए अलग अलग कदमों का ऐलान बजट में हो सकता है। तो पहली बात, निवेश पर सबसे ज़्यादा जोर रहने वाला है इस बजट में, और निवेश बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस होगा कि कैसे यहाँ पे इंसेंटिव दिया जाए अलग अलग सेक्टर के लिए, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। कैपेक्स सरकार हमेशा बढ़ाती रही है, सरकारी निवेश बढ़ता रहता है, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी तक उस तेजी से नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाया जाए, इस पर फोकस रहेगा। और इसमें भी ट्रेडिशनल सेक्टर पर सरकार शायद कम जोर दे। सरकार का फोकस उन सेक्टर पर होगा जो अपकमिंग सेक्टर हैं, जहां पर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए निवेश के ऐलान किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI डेटा सेंटर, जिस पर बहुत सारे निवेश का ऐलान कंपनियों ने कर दिया है, और भी वहां पे निवेश लाने की जरूरत है। तो कैसे उसको बढ़ावा दिया जाए, तो इसके लिए कुछ कदमों का ऐलान आप बजट में देख सकते हैं। और इसके पीछे दलील दी जा रही है कि सबसे पहले जब बजट पेश किया गया तो सोशल सेक्टर फोकस किया गया, उसके बाद इनकम टैक्स पेयर्स को किया गया, बीच में GST करके ट्रेडर्स को किया गया। तो अब बारी है निवेशकों को खुश करने की। तो यहां पर आपको 1 फरवरी को इंतजार करिएगा कि निवेशकों के लिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। इन्वेस्टमेंट को थ्रस्ट, इन्वेस्टमेंट पे फोकस, निवेश बढ़ाने पर मुख्य फोकस हो सकता है इस बार के यूनियन बजट में। ये की थीम हो सकती है, इन्वेस्टर्स को खुश करेंगे। टैक्स पेयर्स में एक प्रपोजल ICAI ने बड़ा अच्छा दिया है। क्या था वो? जॉइंट टैक्सेशन फॉर मैरिड कपल्स। लक्ष्मण जी मान लेंगी क्या मैडम? मुझे बहुत संभावना दिख नहीं रही है। हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद लगाए बैठा हूं मैं। उम्मीद लगा के बैठी, उम्मीद लगाने से कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, शेयर तो लगा नहीं रहे, उम्मीद ही लगा रहे हैं, तो लगा के रखिए, अच्छी बात है। इस बहाने को देखेंगे तो सही चैनल। उम्मीदें लगाने से क्या हो, नोशनल लॉस हो जाएगा। मैम अनाउंस नहीं करेंगी, अपन गणित करके बैठे होंगे कि मियाँ बीवी कितना बचा लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा यार। लेकिन चलिए, नहीं तो उसमें कमेंट आया था बड़ा अच्छा। उसी जब खबर आई थी एक्स पे, तो मैंने एक कमेंट पढ़ा, उसमें कहा कि अच्छा हस्बैंड वाइफ में ये है कि वाइफ अगर नहीं कमा रही तो ज्यादा बचेगा। तो दूसरे ने पूछा अगर 4 वाइफ है तो 4 गुना बचेगा क्या? तो ऐसे कई सारे कैलकुलेशन चल रहे हैं, कैलकुलेशन करते रहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, की थीम बजट का इस बार का ड्रामा होगा इन्वेस्टमेंट पे थ्रस्ट, इन्वेस्टमेंट पे फोकस। लक्ष्मण जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ये कहानी है भाई साहब बजट 2026 की।
4 का चौका का टीज दे दिया था। लॉरस लैब के नंबर्स एक बार दिखा देता हूं, अच्छे नंबर्स हैं। 1610 करोड़ की आय एक्सपेक्टेशन के सामने 1770 करोड़ पे आई है। इबीटा आपकी स्क्रीन पर एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, इसको गणित कर लीजिए। मार्जिन 22-23% एक्सपेक्टेड थे, मार्जिन 27% डिलीवर करके दिए हैं। लॉरस लैब के नंबर्स को थम्स अप है अक्रॉस द बोर्ड। टॉप लाइन बेहतर थी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उससे ज्यादा बेहतर है, बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करा है, इसीलिए वो स्टॉक हरकत में 3% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। एक काम करते हैं सौमिल, क्विकली जरा सा मैप करिए लॉरस लैब्स, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है मुझे, लेकिन आप अनम्यूट करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। अपॉलॉजीज। लो टॉप लो बॉटम बनना शुरू हुआ था लास्ट वीक, 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है इस समय। आज के सेशन में 40 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया है। मुझे नहीं लगता कि ये इसके ऊपर ट्रेड कर पाएगा, बिकॉज लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन ऑन द वीकली चार्ट, सो हायर टाइम फ्रेम में व्यू डाउन है। तो मेरा वीकली में और डेली में व्यू डाउन रहेगा, दैट इज शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों डाउन। नीचे में जो टारगेट्स है वो 965 के आसपास के पहले टारगेट्स होंगे और दूसरे टारगेट्स 870 के आसपास के होंगे। तो नंबर्स अगर आप देखें प्राइमा फेस से ठीक है, लेकिन आप शायद चार्ट्स पे इसमें कमजोरी अभी भी देख रहे हैं। खैर अभी काम करते हैं, लॉरस से बाहर निकलते हैं। अब 4 का चौका 4 ट्रेड्स पिक करते हैं। मानस जे पिक करेंगे पहला ट्रेड, सस्ता ऑप्शन। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए प्रीमियम एनर्जीज के पुट ऑप्शन में खरीदारी करनी है। करीब 7-8 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, उससे पहले स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। आज हमें फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो प्रीमियम एनर्जी का फरवरी मंथ का 700 वाला पुट ऑप्शन जो 48 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 34 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 70 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है स्टॉक में, ये ऑप्शन ये प्रीमियम एनर्जी 694 पे ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे पुट ऑप्शन की वगैरह था अपनी करी है 690 की स्ट्राइक बाय करने के लिए, और डीलो पे ट्रेड करता हूँ 6% वाइल्ड स्विंग है इस स्टॉक में। राजेश सतपुते जी, आपका फिर सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, IIFL फाइनेंस को सेल करें। जिस तरह से ये एक पुल बैक के बाद फिर से ये रिवर्सल दिखा रहा है, मुझे लगता है कि अपना 200 DM जो कि करीबन 510 के आसपास है, 510 से लेके 500 पे पुट राइटर खड़ा है। तो ये 510-500 के टारगेट के लिए IIFL फाइनेंस सेल करे। स्टॉप लॉस होगा 535 का। 535 का अगर आप देखें तो यहाँ पे लक्ष्य क्या शॉर्टिंग हुई है इस स्टॉक में आज। सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन, सुबह थोड़ा सा रिलीफ था पोस्ट कल की क्रैक के बाद, लेकिन आज फिर शॉर्टिंग 4.5% नीचे। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आज का चार्ट का चमत्कार? तो वीरेंद्र जी ट्रेंड को शॉर्ट करेंगे, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में है काउंटर। एज ऑफ नाउ 3784 के लेवल पर है। अंटिल काउंटर 3820 के नीचे ट्रेड कर रहा है या सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3750 3700 के प्राइस टारगेट के लिए ट्रेंड पर आप एक शॉर्ट ट्रेड दे सकते हैं। कविता जी ट्रेंड को सेल कर करके कहाँ ले जाएंगे? 8200 का 3700 तो हो चुका है, क्या डाउन साइड देख रहे हैं अभी यहाँ पर? कविता जी ने कसम खा रखी, सिर्फ कॉल पे बात होगी, उसके बाद बात की बात नहीं। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। धर्मेश जी के पास आप जनरल कमेंट कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा था, इट्स अ डेट आप कमेंट कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्या देख रही हैं? नीचे क्या खुला हुआ है यहाँ पे ट्रेंड में, जो लॉजिकल लोअर जोन्स जिसे कहते हैं आप? लॉजिकली अगर आप देखें तो ऑन ऑल द टाइम फ्रेम्स आप देखें, स्टीप डाउनफॉल, फर्दर लोज आपको दिख नहीं रहे हैं। तो देयरफॉर आई कमेंटेड कि अंटिल ये 3820 के नीचे है, सेलिंग प्रेशर बना हुआ रहेगा। और नीचे डाउनसाइड मुझे लगता है कि जो 3710 के प्रीवियस डेज के लो हैं, वहां तक ये अभी एज ऑफ नाउ फिसलता हुआ दिख सकता है। तो जैसे आप ब्लू स्काई कहते हैं, यहाँ मुझे धरातल में अभी फिलहाल दिख रहा है एज ऑफ नाउ। जी हाँ, ब्लू स्काई तो देखिए जमाना हो गया ट्रेंड में। खैर धर्मेश जी के पास चलते हैं। धर्मेश जी आज का मिड कैप फंड क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी देखिए, गावस्कर ने पहले ही उसको टेक्निकली भी रिकमेंड किया था, टाटा टेक्नोलॉजीज पे बाई करने की सलाह रहेगी। रीज़न ये है कि इनके जो Q3 के नतीजे आए थे वहाँ पर थोड़ी इंप्रूवमेंट दिखी थी, और जो प्रॉफिट में गिरावट था वो बेसिकली लेबर कोड का प्रोविजनिंग के कारण वहाँ पर ज़्यादा गिरावट दिखने को आई थी। बट मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बुलिश कमेंट्री के साथ
आए। उनका कहना है कि Q4 में जो इनकी जो रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी 10% से ज़्यादा रहेगा और मार्जिन आपको Q2 से बेटर होते हुए नजर आएंगे। मतलब साहब 15.7% से ऊपर इनकी मार्जिन डेवलपमेंट होगी। और एस्टेक जो इन्होंने यूरोप पे एक्विजिशन किया था उसका भी बेनिफिट Q4 से चालू हो जाएगा। फुल ईयर बेनिफिट FY27 में मिलेगा। उनका मानना है कि टर्न अराउंड हो रखा है व्हीकल्स पूरे सेगमेंट में, चाहे वो आइस हो चाहे ईवी व्हीकल्स हो, सब जगह वापस से डिमांड आने लगे हैं। तो आने वाले समय इनके लिए बेहतर होगा। हम लोगों का लॉन्ग टर्म टारगेट यहाँ पर 1100 रुपये का है। सो वो बट 1.5 से 2 साल के नजरिए के हिसाब से लिया गया टारगेट है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज पर बाई करने की सलाह रही। टाटा टेक आपका बाय कॉल है। चलिए यहाँ पे 4 का चौका पूरा हो गया। हम एक बार फिर से लोअर ट्रैजेक्टरीज पे निफ्टी और निफ्टी बैंक में आते हुए इट्स 28563 टुवर्ड्स क्लोज। अभी तक देखिए इट्स 32 और कोई बाजार ने एक सीरियस पुल बैक नहीं लिया। फॉरेक्स मार्केट, निफ्टी बैंक, कुछ क्रिटिकल स्टॉक फ्यूचर्स, HDFC बैंक इटसेल्फ कंप्लीट वीकनेस दिखाता हुआ। तो आप एक वीकली चार्ट्स पर बहुत बड़े प्राइस डैमेज की तरफ बढ़ते हुए दीपन मेहता जी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। दीपन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, लेकिन जहाँ भी आए हैं वो दौर अच्छा नहीं है ना, और ना वो स्तर अच्छा है। और इस अर्निंग सीजन में भी उतना दमखम नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ग्लोबल मार्केट्स ट्रम्प टेंट्रम वो चरम पर हैं। क्या लग रहा है दीपन जी, अभी यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग एफर्ट्स अपने रेस्ट्रिक्ट ही रखने चाहिए? अभी कुछ डाउन साइड इस बाजार में और खुला हुआ है, क्या लगता है आपको? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, आई लाइक योर ओपनिंग सेंटेंस। ऐसे चलते चलते कहाँ आ गए। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड लाइक दिस। और एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो पिछले कई महीनों से हमारा व्यू पॉजिटिव है, बट आई थिंक वी हैव बीन रॉन्ग एट अप टिल नाउ। और ये जो ट्रम्प के जो मिसाइल फेंक रहे, कभी ग्रीनलैंड, कभी वेनेजुएला, कभी ये कभी वो, और इंडिया और यूएस की कोई ट्रीटी आ नहीं रही है। और ओवरऑल ऐसे ही लग रहा है कि इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी रहेगी ऑन जियोपॉलिटिकल फ्रंट, ऑन एक्शंस टेकन बाय यूएस। इसकी वजह से भी मार्केट में काफ़ी घबराहट आ गई है। बट आई हैव सीन दिस मैनी टाइम्स, और ऐसे कई सारे डाउन साइकिल देखे हैं हमने। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है निवेश करने का, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। हम तो फुली इन्वेस्टेड है अनफॉर्चुनेटली, बट ये एक अच्छा समय है फॉर इन्वेस्टर्स जो साइडलाइंस पे है, जिनके पास कैश है पोर्टफोलियो में। दे कैन सर्टेनली पुट द कैश टू वर्क। और आपकी बात सही है कि ये जो अर्निंग सीजन थी इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है जितनी वी वर एक्सपेक्टिंग इट टू। ये जो लेबर कोड की वजह से जो प्रोविजनिंग करनी पड़ती है, तो ऑप्टिकली नंबर्स आर लुकिंग बिट बैड, लेकिन फिर भी आई थिंक वी आर होपफुल। अभी भी ये शायद 30% अर्निंग सीजन खत्म हुई है, 67% बाकी है, तो देयर इज चांस टू इम्प्रूव। और ये जो अर्निंग सीजन है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से टर्न अराउंड देखने को मिलेगा, तो ही फिर मार्केट न्यू हाइस पे टिका रहेगा और नए बुल फेज में जा सकता है। सो लेट्स जस्ट होप एंड प्रे दैट एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी राइट। बट अब तो लग रहा है कि थोड़ा सिचुएशन है, थोड़ा इशू है मार्केट में, बट दिस कैन गेट रिजॉल्व ऑल्सो। दीपन जी, सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है कि बैंक्स के नंबर इस बार प्राइवेट बैंक्स में उतने इम्प्रेसिव नहीं थे कुछ केसेस में। बट क्या ये इतने मतलब एक नॉर्मल परफॉर्मेंस से उनकी डाइवर्जेंस थी कि इतने बड़े सेल टारगेट बन गए? लुक एट ICICI बैंक, आई मीन 3 महीने बेहद ख़राब रहे। इसने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। एक वो इंडेक्स जो आज से 5 रोज़ पहले ऑल टाइम हाई क्रिएट करके आया है, ICICI बैंक इज ट्रेडिंग बिलो 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज। रीजनिंग क्या है, क्यों प्राइवेट बैंक्स इस वक्त इंस्टीट्यूशंस के सेल टारगेट हैं इस वक्त? आपका व्यू क्या है इस वक्त प्राइवेट बैंक्स पे? देखिए वीरेंद्र, इशू क्या हो गया है कि बैंकिंग इंडस्ट्री बिकम अ रेड ओशन। इतनी ज़्यादा कंपटीशन आ गई है यहाँ पर। और पहले क्या था कि प्राइवेट बैंक्स लाइक ICICI, HDFC, एक्सिस, इंडसइंड, दे वर गेनिंग मार्केट शेयर। उनका मार्केट शेयर बढ़ रहा था डिपॉजिट साइड पे, लेंडिंग साइड पे। लेकिन अब पूरा PSU बैंकिंग सेक्टर भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। उनकी बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चर हो गई है। दे आर बैक इन द मार्केट टू लेंड मनी, टू रेज डिपॉजिट्स। तो हाइटेंड कॉम्पिटिशन की वजह से we are seeing the effect on the net interest margin and the volume business growth for a lot of private sector banks. और मेरे ख्याल से ये जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है 3% के आसपास, दे आर सर्टेनली अंडर थ्रेट, इफ नॉट मीडियम टर्म, एटलीस्ट इन द लॉन्ग टर्म। तो शायद बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टर को सावधान हो जाना चाहिए। कभी भी ये एक साइक्लिकल सेक्टर है, इसलिए कभी भी एक अपस्विंग आ सकती है
और एनपीए साइकिल उनके लिए फेवरेबल है, इसलिए लोअर प्रोविजन की वजह से वी मे सी गुड प्रॉफिट्स। लेकिन जो सेक्युलर डिस्ट्रप्शन हो रहा है इंडस्ट्री में, उसका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आई वुड प्रेफर टू बाय द एनबीएफसीज। एनबीएफसी पर फोकस हमारा ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है और उनके जो लेंडिंग सिस्टम है, जो प्रोडक्ट्स है, दे आर बिट बेटर और अच्छी ट्रैक्शन वहाँ पर मिल रही है। सो ये जो पूरी जो बैंक एनबीएफसी की जो इंडस्ट्री है, आप रेफरेंस वुड बी फॉर मल्टी प्रोडक्ट एनबीएफसीज, और बैंक्स पर थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए इन्वेस्टर्स को। बैंक से थोड़ा सा अगर आप देखें सावधान रहिए। कंसिडरिंग बजट, कहीं किसी स्पेस को लेके थोड़े से आप ऑप्टिमिस्टिक या फिर हाइडिंग प्लेस ढूंढ रहे हो आप, कि वहाँ बजट अनाउंसमेंट पॉसिबली एक स्टेबल एनवायरनमेंट देंगी या फिर यहाँ से एक पॉसिबली एक प्राइस अप्रिसिएशन का मौका देगी? एनीथिंग कोरिलेटेड विद बजट? देखिए, बजट इस बार काफ़ी सबड्यूड है, एटलीस्ट प्री बजट एक्सपेक्टेशन काफ़ी सबड्यूड है और ये अच्छी बात है क्योंकि पीपल नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग और ज़्यादातर स्टेबिलिटी आ गई है टैक्सेस में, तो इट इज़ फाइन। स्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी ऑन टैक्स फ्रंट ऑलवेज बेनिफिट्स इन्वेस्टर्स, बेनिफिट्स कॉर्पोरेट्स ऑल्सो, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर को इनकरेजमेंट देना चाहते हैं तो आई थिंक जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस है उन पर ज़रूर से आप फोकस कर सकते हैं। शायद कुछ बजट में उनको फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि वैसे भी जो पीएलआई स्कीम थी 2020 में आई थी, काफ़ी सनसेट क्लॉजेस वहाँ पर आ गए हैं। सो एक्सटेंशंस ऑन पीएलआई स्कीम, फर्दर इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है वहाँ पर, तो आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट सम बेनिफिट ओवर देयर। देखिए, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवेज है, वहाँ पर एलोकेशन बढ़ चुका है और ऐसी कोई खास अपस्विंग दिख नहीं रही है वहाँ पर। देवर गुड सेक्टर्स 2-3 years ago जब एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था, लेकिन अभी काफ़ी हद तक वो जो उनकी पॉलिसी थी, प्रोसेसेस थे, बजट्स थे, दे आर बीन प्रीटी मच स्टेबल। तो एक नया जो सेक्टर है जिसको प्रोत्साहन दिया जा सकता है वो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस, तो खास वहाँ पर नज़र रखनी चाहिए। दैट बी समथिंग एक्सपेक्ट इन द बजट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कैपिटल गेन्स टैक्स घटाते हैं तो डेफिनेटली सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है। बजट एक्सपेक्टेशन। अच्छा, एक दो स्पेस पे और मैं आता हूँ जहाँ पे स्ट्रेंथ अभी भी कायम है। अभी आज सुबह दीपन जी हमारे साथ एक मेहमान थे, उन्होंने कहा कि मैं अपने फ्रेंड से यूएस में बात कर रहा था, तो वो कहते थे कि इंडियन इक्विटीज़ को लेकर आपका क्या ख्याल है? कह रहा है यार अभी तो तुमने ट्रंप का 1 साल देखा है, अभी 3 साल बाकी हैं। ये 3 साल जो बाकी हमें झेलने हैं, और वाकई अगर इसी तरीके से निकले तो क्या प्रीशियस मेटल्स एक एवरेज जो स्पेस आप अपने पोर्टफोलियो में देते हैं कमोडिटीज़ को, मेटल्स को, प्रीशियस मेटल्स को, क्या कुछ समय के लिए आपको उसकी परसेंटेज, उसका कंट्रीब्यूशन या फिर उसका पोर्शन बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाकर रखें? क्या सेंस कहता है आपका इस पर? देखिए, अगर आप साइकिल के साथ निवेश करेंगे तो इतना ज़्यादा रिटर्न अच्छा नहीं मिल सकता है। यू हैव टू गो फॉर आउट ऑफ फेवर एसेट क्लासेस, आउट ऑफ फेवर सेक्टर्स विद इन द एसेट क्लासेस एज वेल। इसलिए ये लेवल पर प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन में निवेश करना आई डोंट थिंक इट मेक सेंस। कभी भी करेक्शन आ सकती है, कैसे करेक्शन आएगी, क्यों आएगी, ये सब मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस टेल्स मी कि ये जो एक वन वे अपस्विंग है वो सस्टेनेबल नहीं है। देखिए, हमने देखा था स्मॉल कैप स्टॉक्स वर कंप्लीटली गोइंग अप राइट अप टू September 24, फिर इतनी भारी करेक्शन देखी है हमने वहाँ पर। तो धीरे धीरे साइकिल्स ऑल्सो चेंज, और जो एसेट क्लास फेवर में है उन वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी चेंजेस आती रहती है। तो आई वुड लाइक टू गो फॉर दी अंडरडॉग, द अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, और स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स पर हमारा फोकस ज़्यादा है। बॉटम अप अप्रोच कीजिए। अच्छे ग्रोथ बिजनेसेस आर नाउ अवेलेबल एट रीजनेबल वैल्यूएशंस, तो और वहाँ पर फ़ायदा ये भी होता है कि अर्निंग्स जैसे जैसे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स अच्छे मिलने लगते हैं, और जब अर्निंग्स बढ़ते भी है तो जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो भी एक्सपैंड हो जाती है। सो वी यूजुअली गेट आउटसाइज रिटर्न्स इन स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स। आई कुड बी रॉन्ग, शायद एक और साल ये स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स नहीं चलेंगे, लेकिन अंडरलाइंग ग्रोथ अगर अच्छी है, बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छा है, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स that is where I would like to be positioned in. Precious metals है, गोल्ड है, सिल्वर है, आई थिंक ये सब स्टोरी अभी आ चुकी है और मेरे ख्याल से काफ़ी इन्वेस्टर्स ओवर इट भी है वहाँ पर। ओके दीपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए। आजकल प्रश्न पूछना इतना मुश्किल हो गया कि पूछिए मत, तो जवाब देना तो वाकई इतना मुश्किल है ना? दौर ही ऐसा है।
बट हैव अ नाइस वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यस, हम डे लो की तरफ 25,035 एनी टाइम आई मीन वक्त की थोड़ी कमी, अदरवाइज शायद हम ये लेवल भी तोड़ देते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। अनुज, वो जो 3 रोज़ पहले हमने फॉरेक्स मार्केट में वो देखा था ना अनुज, हॉरर शो, एग्जैक्टली वही पिछले 2 घंटे में कुछ ग्रुप को लेकर बहुत नेगेटिव न्यूज़ फ्लो। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को? बिल्कुल वीरू, देखिए सुबह भी हमारी यही बात हो रही थी कि इस मार्केट में एक ही ट्रेड है जहां पे भी बस हल्की सी भी इंट्राडे का पुलबैक फील हो वहां पे शॉर्ट करें। और देखिए जब भी कोई मार्केट एक गैप क्रिएट करता है, जैसे कि 24,924 का जो लो बनाया था हमने इसी हफ्ते, नॉर्मली मार्केट उसको वापस रीटेस्ट करता है और ये वही प्रोसेस है। तो अब शायद एक्सपायरी वाले दिन या अगले हफ्ते किसी दिन हम शायद उस लेवल को टेस्ट करें और उसके बाद शायद मार्केट वहां थोड़ा सपोर्ट ले और उसके बाद काफी कुछ बजट के ऊपर डिपेंड करेगा, अनलेस बजट में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ जाए। वीरू, ये एक बेयर मार्केट है, इस चीज को समझ लीजिए। रोज रोज की मार्केट रेट, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से जैसे आज आपने अदानी ग्रुप की हालत देखी है, जिस तरीके से बड़े स्टॉक्स टूट रहे हैं, ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से स्टॉक्स टूट रहे हैं, जिस तरीके से लोगों के पोर्टफोलियो 50, 60, 70% डाउन है अपने पीक से, ऐसी मार्केट में मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, किसी नई रैली में ना फंसे। कोई भी रैली एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आपके पास जैसे निफ्टी के कुछ बेहतरीन स्टॉक हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं, तो आप उनको इन लेवल्स पर पैनिक में ना बेचें। लेकिन बाकी के जो स्टॉक्स हैं वो आपको और ज्यादा एकदम जैसे कहते हैं ना पेन पॉइंट पर लाते रहेंगे। और निफ्टी के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक चीज जो इस हफ्ते हुई थी, जो आपका सबसे स्ट्रांग इंडेक्स था यानी कि बैंक निफ्टी, वही सबसे वीक इंडेक्स बन गया था। जब मार्केट का लीडरशिप इंडेक्स सबसे वीक इंडेक्स बन जाए, आज देखिए 700 पॉइंट नीचे हैं बैंक निफ्टी पर, एंड आई थिंक बैंक निफ्टी पर तो शायद मुझे एग्जैक्ट लेवल याद नहीं है, अगर आप रिमाइंड करा सके तो शायद हम इस वीक के लो कुछ तोड़ चुके होंगे, उससे काफी करीब होंगे। मेरे सामने स्क्रीन नहीं है तो मुझे लेवल्स नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ हैं हम इस समय। लेकिन निफ्टी जैसा आपने बोला 250 पॉइंट नीचे हैं, हम 25,025 के आसपास हैं। ये पेन मार्केट में अभी रहने वाला है और इसमें अब एक होप रहेगी कि बजट से रेट रुक जाए। और एक चीज अब लोगों को अब समझ आ जानी चाहिए कि इस मार्केट में जो गिरावट है, इसमें ट्रंप का उतना बड़ा फैक्टर नहीं है जितना हमारे खुद के डोमेस्टिक फैक्टर। अनुज, हम कल भी बात कर रहे थे इसी वक्त, नहीं इस वक्त नहीं है, इनफैक्ट लगभग 9:30 के आसपास जब सिल्वर ETF कोलैप्स हो रहे थे, लेकिन हम बात भी कर रहे थे कि इट्स अ टेम्परेरी और इंट्राडे कोलैप्स, बट लुक एट सिल्वर ने जिस तरीके से पुल बैक दिया। अनुज, क्या ये थीम अभी भी स्ट्रांग रहेगी? जिस प्रकार का इक्विटी का बिहेवियर, जिस प्रकार का फॉरेक्स में जो हो रहा है, इन सब को देखते हुए 100% वीरू। और ये चीज बहुत क्लियर है, ETF में जो कल हम बात कर रहे थे कि ये शायद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी साबित हो, लेकिन अब आप उसको ETF के थ्रू प्ले करना चाहते हैं, फिजिकल सिल्वर के थ्रू या गोल्ड के थ्रू। मेरा ये मानना है कि अब गोल्ड यहाँ से बेहतर रहेगा, क्योंकि अब गोल्ड में कैचअप मूव प्ले होगा। जो सिल्वर ने जिस तरीके का मूव दिया है, मुझे लग रहा है कि उतना तो नहीं, लेकिन उससे थोड़ा कम भले ही मूव अब शायद गोल्ड में ड्यू है, जिसकी एक शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर। तो ये अगेन एक स्पेस है जहाँ पर अगर आप छुपने की जगह ढूंढना चाहें तो वहाँ छुपने की जगह ढूंढे। देखिए बेयर मार्केट बहुत क्लियर होती है। बेयर मार्केट में आपके पास गिनती के लेके 3 या 4 स्टॉक्स या 3 या 4 इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहां पर आपको अपनी तो वो एक अपनी जगह छुपानी होती है बेसिकली, और बस वहीं पर छुप कर रहें। और बहुत ज्यादा ना इस मार्केट में हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। कोई मार्केट आपको ब्राउनी पॉइंट नहीं देगा अगर आपने बॉटम पकड़ लिया एग्जैक्ट, तो ना पकड़े उसको। 25,600 जब तक क्रॉस ना हो जाए तब तक इक्विटीज के बारे में सोचें भी नहीं, तब तक हर रैली को माने सकर्स रैली, तब तक हर रैली को एज सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखें। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, विचार रखने के लिए। यस, आज 2 बजे के बाद, 2 बजे नहीं 1 बजे के बाद जो देखा बाजार ने, एक वो हॉरर शो था, और ये 2 दिन पहले भी हुआ था फॉरेक्स मार्केट। और देखिए फॉरेक्स मार्केट, बॉन्ड मार्केट, ये 2 मार्केट जो होते हैं ना, ये बहुत ही की इंडिकेटर्स होते हैं। इनको नज़रअंदाज आप किसी भी सूरत हाल में नहीं कर सकते। हम चार्ट्स देखते हैं, डेरिवेटिव स्टैट्स देखते हैं, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट वैल्यूएशन को देखते हैं। लेकिन इमीडिएटली अगर आप देखें ये जो मार्केट है ना, फॉरेक्स और बॉन्ड मार्केट, ये इसके आप संकेतों को छोड़ नहीं सकते। अनुज से बातचीत हुई, यहाँ पे काम करते हैं, BTST ट्रेड्स पिक करते हैं अब। और मानस, इट्स डिफ़िकल्ट, आई मीन डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब हम जा रहे हैं
एक ऐसे 3 दिन के पीरियड में 2 दिन तो सब शट रहेंगे, लेकिन हमारा मंडे मार्केट जो शट है वो बड़ा एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। क्या पिक कर रहे हैं आप ऐसे में, और ट्रेड क्या होगा आपका? शॉर्ट ऑन राइज, शॉर्ट कैरी करें? देखिए शॉर्ट कैरी करेंगे, क्योंकि अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट देखें या बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट देखें तो वो बेरिश लगते हैं, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक पिक करना है जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ है। तो जो रिकमेंडेशन है वो जीएमआर एयरपोर्ट के फ्यूचर में है। यहाँ पर एक सेल ट्रेड लेना है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम के साथ स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज ब्रेक किया है। तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे 91.38 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपके जो स्टॉप लॉस है वो 93.10 के रहेंगे, और नीचे की तरफ 88 रुपीज तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के फ्यूचर में। बेच के चलिए जीएमआर एयरपोर्ट्स के फ्यूचर। दबाव शायद घराता हुआ नजर आए। सोमिल, आप क्या ले रहे हैं? बीटीएसटी, एसटीबीटी, और है कौन सा? एसटीबीटी डेफिनेटली ऑन द शॉर्ट साइड। वीबीएल सेल करने की सलाह है। मुझे लगता है यहाँ पे ये एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। अभी 1-2 दिन पहले भी शायद वीबीएल मैंने दिया था। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत शार्प सेल ऑफ हो सकते हैं इसमें। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश सेल सिग्नल आया है, तो मुझे लगता है यहाँ से बहुत ही अच्छा शॉर्ट ट्रेड हो सकता है। टारगेट 440 और स्टॉप लॉस होगा 491। वरुण बेवरेजेस पे, वरुण को भी सोमिल जी ने नहीं छोड़ा। और कविता जी जानते हैं आशीष क्या कह रही है कि मैं इक्विटी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, मैं तो इस वक्त क्लोजिंग में सिर्फ 4 तोला सोना लेके जाऊंगी। हाँ? 4 तोला सोना। आप गिफ्ट कर रहे हैं क्या? 1.58 तो बिल्कुल ले जाओ। क्या पिक करेंगे कविता जी? एसटीबीटी ही होगा, और मुझे लग रहा है सीडीएसएल यहाँ पर आप शॉर्ट्स लेकर जा सकते हैं। फर्दर डाउनसाइड 1300 1280 के लेवल तक काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। अंटिल काउंटर 1354 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबल मूव्स दिख सकते हैं 1300 1280 के। सीडीएसएल, एक और एसटीबीटी, जीएमआर एयरपोर्ट्स, वरुण बेवरेजेस और सीडीएसएल। सतपति साहब। जी आशीष जी, देखिए मैं भी सेल करके ही जाऊंगा। पॉलीकैप का चार्ट देखें, बेहद वीक चार्ट है। 200 डीएमआर टेस्ट करने के बाद ये फिर से रिवर्सल दिखा रहा है, तो मुझे लगता है ये 6600 तक जाएगा। करंटली इट इज एट 6725, तो सेल करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 6765 का, टारगेट होगा 6600 का पॉलीकैप। ओके, एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। जब आशीष और मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी थी, 2 बजे हम कमेंट्री पे बात करते, डेडिकेटेड डिस्कशन करते हैं हम, उसमें लेवल था बैंक निफ्टी का 58,585। हम क्या बात कर रहे थे कि दिस इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 58,100। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे 360 का लो लगा के आया, अभी 350 का। बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक के अनवाइंडिंग और शॉर्टिंग को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एक बार जरा एचडीएफसी बैंक लेके आइए। 914 एक्सट्रीम प्रेशर है यहाँ पे जनाब। अरुण, आप क्या पिक कर रहे हैं क्लोजिंग के लिए, ट्रेड के लिए, कैरी करने के लिए, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? वीरेन जी, अगेन एसटीबीटी में निफ्टी ऑटो में अभी भी सेलिंग प्रेशर बरकरार है, तो एमएनएम को एज ए एसटीबीटी लेके जाएंगे। 3540 के आसपास फ्यूचर चल रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगा है, 3565 का स्टॉप लॉस लगा के एमएनएम को शॉर्ट करने की सलाह है। नीचे में 3501 तक के टारगेट आ सकते हैं, तो मुझे लग रहा है एमएनएम में एक और राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिल सकती है। और राउंड ऑफ सेलिंग, एक और सेलिंग का दौर। एमएनएम आपकी स्क्रीन पे आएगा, जरा एमएनएम एक बार रखेंगे जरा प्लीज। एमएनएम मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट थी, ये भी 100 EMA के नीचे स्लिप कर चुका है। प्रकाश सर, आप क्या पिक करेंगे? शॉर्ट साइड, और मेरे ख्याल से ध्यान देना चाहिए एयू बैंक में ट्रेड कर रहे हैं 964.50 के आसपास। स्टॉप लगाएंगे करीब 975 और 950-940 पॉसिबल है एयू बैंक। सेल कॉल है, और देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। और आशीष, एक बार जरा रियल एस्टेट को देखिए। मैं तो रियल एस्टेट को है, और रियल एस्टेट वीरू इस हफ्ते 11% वो इंडेक्स नॉक ऑफ कर गया है। आज का नहीं, इसके साथ साथ हफ्ते का भी दिखाइएगा। दिस वीक अगर होता अपने पास 3.5% आज
और मेरे ख्याल से 11 या 12% हो जाएगा इसको मिला दें तो इस पूरे वीक का। ये हाल है रियल्टी का। और जब मैं बताया आशीष, बीते एक साल से मैं जो चीज़ विटनेस कर रहा हूँ, स्पेशली मेट्रोज में, आई मीन आप दिल्ली को देखिए, दिल्ली एनसीआर के मार्केट, मुंबई में पिछले 4 साल में जिस प्रकार से हमारी इनकम बढ़ी है उसकी तुलना में ये रियल एस्टेट कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। वो मिसमैच था ना, मेरे को खलता था। जो क्वेरीज आती है ना रोज कि भैया ये फ्लैट ले लो, वो ले लो, कॉल्स आती हैं, वो इतनी तीव्रता से बढ़ रही थी, मेरे को सेंस था कि ये होगा, वो हो रहा है। गोदरेज प्रॉपर्टीज आते हैं आशीष, 3400 का शेयर 1541, 60% रिट्रेसमेंट फ्रॉम हायर लेवल्स, 60%। डिमांड नहीं है आशीष इस वक्त। हाँ, और जबकि ये तो बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर मुंबई मार्केट, हाँ, जहाँ पे ये प्रोमिनेंट इस तरह से प्राइसिंग उछले जितना एनसीआर और आपकी गुड़गांव साइड उछले। पर यह है कि मुंबई के मार्केट्स में एटलीस्ट दिखने में तो प्राइस कोलैप्स नहीं होते। हाँ, ये हो सकता है डील करने जाओ तब आप पर्सनली नेगोशिएट प्राइस कोलैप्स यहाँ भी नहीं हुआ आशीष। हाँ, प्राइस कोलैप्स यहाँ भी नहीं हुआ, प्राइस कोलैप्स यहाँ भी नहीं हुआ, लेकिन डिमांड पर वहाँ पे तो आपके गोरेगांव तो हमारा है, गुड़गांव में आपके जो रेट्स आए वो तो इरेशनल थे बीच में, जो फ्लैट बिके। मैं उसको रियल नहीं मानता। हाँ, नहीं, आर्टिफिशियल मानता हूँ। हाँ, आर्टिफिशियल मानता हूँ उसको, क्रिएट किया गया था। हो सकता है। खैर, आज पेन 1% के दबाव, दिन के लोज पे शायद हम सेशन की समाप्ति करने जा रहे हैं। कोई रिस्पाइट स्क्रीन पे प्ले आउट नहीं हुआ है, मैप बाद में करूंगा मैं। वीकली डेटा स्क्रीन पे नीचे चलना शुरू हो गया है। मिड कैप्स देखिए, स्मॉल कैप्स देखिए। इस वीक 5 ट्रेडिंग सेशंस 5% मिड कैप गया, 6% स्मॉल कैप गया। और उसमें अभी हम लोग रियल्टी की चर्चा कर रहे थे। ऑटोज उठाइएगा, वो भी 5% के आसपास दबाव। मेरा पेन बहुत था। खैर, पहले आज की पूरी मैपिंग तो कर ली जाए। वीरू, वायदा बाजार तस्वीर जाते जाते कैसी दिख रही है? ना ही देखें तो अच्छी है, लेकिन दिखानी पड़ेगी आशीष, बहुत ही ख़राब है। और शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये पूरी तरीके से हावी थी। एक बार लिखे आइए जरा प्लीज़, जरा आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। ये देखिए, बचा ही नहीं है कुछ हरे में जनाब। 96 शॉर्ट, 92 लॉन्ग अनवाइंडिंग। एक तो बेचो और जहाँ है उसको बुक करो। 8 लॉन्ग मात्र, और वो ये मेरे ख्याल से इवेंट बेस होगा, अर्निंग्स बेस होगा। बाकी 17 में शॉर्ट कवरिंग। लेके आइए स्लाइड। एक काम करिए, पहले रखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली। कहाँ कहाँ पर बाजार अपने प्रॉफिट्स को कैश, इसको छोड़िए, एक बार प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर रहा है। एक बार जरा उन स्टॉक्स को देखिए जरा आप, जस्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स लेके आइए। आपकी स्क्रीन पर रखूंगा। अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी, अदानी इंटरप्राइजेस, पूरे इस ग्रुप में डेंट पड़ा और हमने डिस्कस कर लिया था, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। बाकी सिंजन पोस्ट नंबर्स क्रैक हुआ, नंबर्स वाकई खराब थे। प्रीमियर क्रैक हुआ लगभग, तो बाजार अब स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स में से कैश में कन्वर्ट कर रहा है। सिंजन स्पेशली, हालांकि वीक स्ट्रक्चर था, याद रखिएगा। सिंजन मेरे ख्याल से 2022 के सबसे बाद लोवेस्ट लेवल पे है। पेटीएम पे खबर का इम्पैक्ट था। अदानी पोर्ट्स, एटर्नल, पीएनबी हाउसिंग पोस्ट नंबर्स क्रैक हुआ, कल भी क्रैक हुआ, आज भी क्रैक। और लोढ़ा लगभग 5.5%। तो ये है शॉर्ट बिल्डअप। और एक बार लिखा ये लॉन्ग की स्लाइड। लॉन्ग था डॉक्टर एडीज में, एपीएल बबल ट्यूब्स एट ऑल टाइम हाई, वेदांता मेटल्स में, ओएनजीसी अगर आप देखें क्रूड की तेजी, और टेक महिंद्रा अभी भी अच्छा करता हुआ। बाकी बंधन बैंक में शॉर्ट कवरिंग, हिंदुस्तान जिंक में शॉर्ट कवरिंग, ऑल टाइम हाई। वोल्टास उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, बट ठीक है। आई मीन आज एक स्पाइक था यहाँ पे सुबह से ही। नाल्को और अशोक लेन, 2 स्क्रिप्ट्स, हिंदुस्तान जिंक और अशोक लेन अपने करियर हाइस पे क्लोज होती हुई। और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे रखूंगा, पोस्ट नंबर लॉरस में छोटा सा पुल बैक आया था, जरा लेके आएंगे टुवर्ड्स क्लोज, क्या देखते हैं इसको। एक स्पाइक आया, 1040 तक गया, जैसे कि मेरे ख्याल से उस वक्त सौमिल कह भी रहे थे कि मैं बहुत स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स 1020, लेकिन आशीष एक्सट्रीम वीकनेस और ऑलमोस्ट आप डीलों के जोन के आसपास क्लोज होने की तैयारी करते हुए। मेरे को तो स्क्रीन देख के अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। वीरू तो बेचारे खिड़की के बाद देख रहे हैं, तो भी उनको अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। दिखाइए जरा वो वीडियो जो इन्होंने भिजवाया है, दिल्ली का हाल। अरे बाप रे, ये क्या है? ये अंधेरा था आशीष, इतना अंधेरा था कि बहुत से लोग जो 10 बजे, 10, 10:30, 11 बजे ऑफिस आए ना, वो लाइट जला के आए गाड़ी की। तो हम सोचते थे कि हाँ पतंगबाजी कर लें, तो ये अंदाज यहाँ का है। देखिए, बारिश, अंधेरा, अंधेरे में चलती गाड़ियाँ और गाड़ियों में चली हुई लाइट। और ये दिन की 11-12 बजे की फुटेज है। 11 बजे की फुटेज है, 12 बजे की फुटेज है। अब तो खैर फिर भी मामला सुधर गया, लेकिन गजब बारिश थी आज। नॉर्थ बेल्ट में अच्छी बारिश है आज। सही है दिल्ली का। खैर, कंचन आपको स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी। एक्शन पैक्ड ये वीक था, और उतना ही एक्शन पैक्ड इवेंट्स के लिहाज से आने वाला हफ्ता है।
कंचन बताइए क्या क्या इंपॉर्टेंट, कहाँ का नजर रखेंगे? जी डेफिनेटली आपने जैसे मेंशन किया, काफी इंपॉर्टेंट वीक जो है वो अगला हफ्ता हमें देखने को मिल सकता है। कल की बात करी जाए तो कल 2 नंबर्स आने वाले हैं, कोटक महिंद्रा बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के, और 26 जनवरी को इंडियन मार्केट क्लोज रहेंगे, लेकिन यहाँ पे नंबर्स आएंगे एक्सिस बैंक के, जिसका रिएक्शन हमें सोमवार यानी कि 27 जनवरी को मार्केट में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान का सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, और साथ ही रिजल्ट्स के लिहाज से काफी हैवी डे होने वाला है। एशियन पेंट्स, सीजी पावर, वोडाफोन आइडिया, मैरिको, टाटा कंज्यूमर अपने नंबर्स जो है वो प्रेजेंट करेगा। आगे बढ़ा जाए 28 जनवरी की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो स्पीच देंगे, देखते हैं कि क्या कुछ वहां से निकल के आता है, बिकॉज ट्रंप हम जानते ही हैं। इसके अलावा इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग थी उसके मिनट सामने आएंगे। रिजल्ट्स के लिहाज से ये दिन भी काफी इंपॉर्टेंट, लार्सन एंड ट्यूब्रो, मारुति, टीवीएस, बीएल जैसे काफी कंपनीज अपने नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगी। 29 जनवरी की बात करी जाए तो फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, साथ ही एफओएमसी के स्टेटमेंट आएगी। यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी यहीं पे आएगा। रिजल्ट्स के लिहाज से आईटीसी, टाटा मोटर्स, केनरा बैंक, डाबर, पेटीएम जैसी कंपनीज अपने नंबर्स यहाँ पे प्रेजेंट करेगी। 30 जनवरी की तरफ बढ़ा जाए, जापान का सीपीआई डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, यूएस का पीपीआई का डेटा आएगा, और रिजल्ट्स के लिहाज से बैंक ऑफ बड़ौदा, बजाज ऑटो, नेस्ले, अंबुजा जैसी जो दिग्गज कंपनीज है नंबर्स प्रेजेंट करती हुई नजर आएगी। 31 जनवरी भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पे प्रेजेंट होगा, चाइना का पीएमआई डेटा, और रिजल्ट्स के लिहाज से भी काफी हैवी डे होने वाला है। और 1 फरवरी यानी कि संडे बजट इस दिन पेश होगा। अगला हफ्ता छोटा, 4 ट्रेडिंग सेशंस, और उसमें 2 चीजें ध्यान रखिएगा। बजट का काउंटडाउन एकदम सर पे खड़ा, और मंथली एक्सपायरीज। ट्यूसडे को आओगे जब आप छुट्टी से तो एनएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके बाद थर्सडे को बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। जस्ट बजट से पहले ये मंथली एक्सपायरीज लाइंड अप हैं, और यूएस के ब्याज दरों का फैसला वेडनेसडे रात आ रहा होगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें गांठ बांध लो आप, बाकी तो अपन लोग बातचीत करते रहेंगे अगले हफ्ते। क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए वीरू, क्या कुछ रह गया है? नहीं, सब कुछ तो है आशीष। ठीक है, बाजार ऐसा होता है तो मुस्कुराते रहो यार, पर हाँ देखने का मन नहीं कर रहा है। भाई साहब 25,050 के लेवल्स पे खड़ा हुआ, 1% कमजोर, 230 अंक कमजोरी के साथ हम फ्राइडे के सेशन की समाप्ति करते हुए पूरा हफ्ता वॉश आउट। एक दिन थोड़ा सा रिस्पाइट मिला था कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो भी मामला ठंडा ही था, आखिरी में जाते जाते थोड़ा बहुत बुल्स ने दमखम दिखा दिया था। उसके अलावा पूरी टसल में मंदड़िया हावी रहे हमारे पे। 232 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक फिर पेन में, सब आज अच्छा खासा पेन है। एक आईसीआईसीआई बैंक ही अपने को डिफेंड कर रहा था, बाकी तो सब धुल गए हैं। सवा और दिख रहा है कि शायद एफआईज की कोई दिग्गज स्टॉक्स पेन में है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं शाम को नंबर्स। 1.25% दबाव में निफ्टी बैंक, रुपया भी कह रहा है कि शायद एफआई के आउटफ्लोज हैं, पर नंबर्स में ट्रांसलेट हो रहे नहीं हो रहे, देखना पड़ेगा। आईटी 1/4, ये शुरू हुआ था भाई साहब 2/3% ऊपर, बंद हुआ 1/4% नीचे, तो दोनों प्रोमिनेंट पॉकेट दबाव में। मिड कैप स्मॉल कैप, मिड कैप 0.25%, स्मॉल कैप 2% दबाव। ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे ये हो गया गणित 1:3, यानी जितना कल था उसी का फिर से मिरर रिवर्स हो गया है। डिक्लाइंस के फेवर में 75% स्टॉक्स इन रेड। क्विकली ग्रिड दिखा दीजिए सारे सेक्टर्स की और उसके बाद स्टॉक्स की। एक इंडिया विक्स छोड़ दें जो चला, डर का इंडेक्स है 7% उछाल के साथ 14 के पार ट्रेड कर रहा है। बाकी सारी सेक्टोरल पॉकेट्स दबाव में। बैंक्स, फाइनेंशियल 1.25%, सरकारी बैंक जो कल चले थे आज उतना ही पीछे गए, 2.5% दबाव। डिफेंस कल आउट परफॉर्म कर रहा था, कैपिटल मार्केट्स कल आउट परफॉर्म कर रहा था, दोनों देखिए सबसे ज्यादा प्रेशर में, 0.25% की कमजोरी। मेटल्स आज लग रहा था अच्छा दिन है, मेटल्स चले भी अच्छा, इवेंचुअली हुआ क्या, 1% दबाव के साथ। एफएमसीजी कल का पिछले कुछ दिनों का अच्छा पॉकेट दबाव में। आईटी ठंडा पड़ गया, ऑटोज दबाव में सुबह से थे, रियल्टी की तो खैर कहने ही क्या है, अच्छा बाजार हो बुरा बाजार हो इनकी धुलाई रुक नहीं रही है। 3.25% कमजोरी के साथ रियल्टी ट्रेड करता हुआ। क्विकली 50 निफ्टी के स्टॉक्स भी दिखा दीजिए। प्रोविजनल क्लोज 225 पॉइंट नीचे, 25,065 का जोन। डॉक्टर रेड्डीज डिसेंट कर गया, टेक महिंद्रा डिसेंट कर गया, हिंडाल्को वगैरह इक्का दुक्का स्टॉक्स। हेवी में आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन मैनेज कर गया, एचयूएल अच्छा कर रहा था, इन्फी अच्छा कर रहा था, टीसीएस अच्छा कर रहा था, ये कुछ सिलेक्टिव स्टॉक। बाकी था अदानी ग्रुप स्टॉक्स तो आज दिक्कत में थे ही थे, तो निफ्टी वाले हैं, अदरवाइज सारी पैक काफी कमजोर। इटर्नल
अच्छे नंबर्स के बावजूद वो प्रेशर माउंट हो रहा है। अब लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इंडिगो 4% अपने नंबर्स पर रिएक्शन दिखाता हुआ, जियो फाइनेंशियल दिक्कत में, एक्सिस पसंद सबको आ रहा है, चल के नहीं दे रहा है। इस समय आज के सेशन में तो अच्छा दबाव था, 3%। एसबीआई दबाव में था, तो ये ग्रिड आपके सामने। रिलायंस हैवीवेट 1% कमजोर, आईटीसी हैवीवेट आधे % के दबाव के साथ, एचडीएफसी बैंक हैवीवेट 1/3% कमजोर और लार्सन एंड टूब्रो हैवीवेट 1.25% कमजोर। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक आते हैं। खैर, अब ट्यूसडे को जब लौट के आएंगे तो बहुत कुछ होगा। ग्लोबल फ्रंट पे एक पीस वार्ता फिर से होनी है। यूक्रेन, रशिया और निगोशिएट कराने की कोशिश यूएस कर रहा होगा। इस वीकेंड के सारे डेवलपमेंट्स हैं और खूब सारे रिजल्ट्स हैं। आज वाले भी निफ्टी के रह गए, कल भी हैं और मंडे को भी हैं। तो सब पे रिएक्शन हम लोग ट्यूसडे को एक्सपायरी डे पे दे रहे होंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स आ रहे हैं, अभी इसको तो अपन ट्यूसडे को एनालाइज करेंगे, अभी क्या करना, पर नंबर देख लीजिए। कोई जाते जाते अच्छी लाइट बात कर जाओ तो मूड ठीक रहेगा वीकेंड पे हमारा। नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर शहर में या फिर सोसाइटी वगैरह में कोई झगड़ा हो रहा हो तो उसके लिए भी ट्रम्प साहब से संपर्क कर सकते हैं क्या, मीडिएट करने के लिए क्या? पर उसमें उनको दिखना चाहिए कि नोबेल पीस प्राइज की गुंजाइश है। नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, हाँ। चलिए भाई, प्राइस वहाँ ट्रम्प। लेकिन ठंड पड़ी, वो बर्फ पड़ी पहाड़ पे, बाजार ठंडा हो गया है ना। गजब ठंडा हुआ आज। अच्छी बर्फ पड़ी आज आशीष, अच्छी बर्फ अच्छी पड़ी है पहाड़ों पे। हाँ, आज पहाड़ों पे बहुत। अच्छा, इसीलिए दिल्ली में अंधेरा था, इसीलिए बारिश हो रही है। बारिश हो रही थी। और कल इस वक्त एवरेज टेम्परेचर मेरे ख्याल से दिल्ली का था, एनसीआर का 23 डिग्री। आज सुबह जब मैं उठा बारिश से पहले तब भी 15-16 डिग्री का टेम्परेचर था, अभी भी उतना ही है। इसका मतलब बारिश अपना कमाल कर गई है। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं फिर से हेडलाइन लेने वाले हो कि आप लोग शो को समेट रहे हैं। हैप्पी वीकेंड, एंजॉय करके आइएगा। मंगलवार की सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 6:57 पे। नमस्कार। नमस्कार।